अध्याय 201 स्वर्ण सुई। चलो हम चल कर देखते हैं, ये शियाओ ने लिन हाओ से कहा और फिर वे दोनों लाश के पास गए और उसे करीब से देखा। जैसे ही वे उस विशाल कंकाल के पास पहुंचे, अचानक उसमें से एक भयानक दबाव निकला और एक अजीब सी आभा फैल गई। दबाव के कारण ये शियाओ और लिन हाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनके पास इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वूश! कुछ अन्य आकृतियां भी तुरंत नीचे उतरीं। वे सभी मार्शल किंग दायरे के चौथे चरण के ऊपर थे। वे सभी कंकाल के अवशेषों को जिज्ञासा से देख रहे थे। उनकी आंखों में पानी की तरह साफ आश्चर्य देखा जा सकता था। ये शियाओ की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया जब वह लाश के करीब गया। आगे बढ़ने पर उसके शरीर पर तीव्र दबाव पड़ा। वह शांत दृष्टि से तेजी से विशालकाय कंकाल के पास गया और कंकाल के हर इंच पर अपनी नजर घुमाई। ये शियाओ की आंखों की रोशनी थोड़ी डगमगा गई। ये कंकाल असाधारण होना चाहिए जो इतना दबाव पैदा कर सके। इस कंकाल के प्रति उसकी जिज्ञासा और भी प्रबल हो गई। ये जियाओ अकेला नहीं था जो कंकाल की ओर चला था। लिन हाओ भी उसके साथ था। ये दोनों बच्चे सरल नहीं हैं। 30 मीटर से ज्यादा दूर खड़े कुछ प्रतिभाशाली लोग आश्चर्य से कांप उठे। यहां तक कि वे भी इस कंकाल के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि कंकाल से दबाव निकल रहा था, लेकिन ये जियाओ और लिन हाओ ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे जैसे ये शियाओ और लिन हाओ कंकाल के करीब पहुंचते गए, उनका हर कदम भारी होता गया। उनकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद थीं कि चरमराहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं और उनकी हड्डियां लगातार चटकने की आवाजें निकाल रही थीं। हालांकि इससे उनकी गति पर जरा भी असर नहीं पड़ा। वे अपने दांत पीसते रहे, सारा दर्द सहते रहे और कंकाल की ओर बढ़ते रहे। कुछ देर बाद ये शियाओ और लिन हाओ दोनों उस डूबे हुए क्षेत्र में पहुंचे जहां एक बड़ी लाश रखी थी। वे उसे ध्यान से देखने लगे। दहाड़ टिल्ड। कंकाल से एक बार फिर वही पीड़ा भरी दहाड़ निकली। जब ये जियाओ कंकाल के सिर के पास उसे ध्यान से देख रहा था तो एक ठंडी कीवी फैल गई जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। ठीक इसी समय एक और भी अधिक भयानक दबाव ने संपूर्ण भूमि को तुरंत घेर लिया। दहाड़ टिल्ड। हालांकि यह आवाज धीमी थी, फिर भी यह भीड़ के कानों को चुभने वाली थी। सभी ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। यह आवाज घिनौनी और डराने वाली दोनों थी। ये शियाओ ने अपने दिल को शांत करते हुए दबाव का विरोध किया। वह कंकाल का निरीक्षण करता रहा। मैं अब यहां और नहीं रहना चाहता। हमारे सामने चांदी की रोशनी की एक चमक है। जरूर कोई खजाना दिखाई दिया है। मुझे जाकर देखने दो। एक युवक जो कंकाल को देख रहा था, ये जियाओ और लिन हाओ ने एक अलग जगह पर एक चांदी की रोशनी चमकती देखी। ये कहने के बाद कि वह जा रहा है, वह हवा के झोंके की तरह चला गया। इसके बाद बचे हुए कुछ दर्शकों ने ये जियाओ और लिन हाओ को उदासीनता से देखा और फिर एक के बाद एक चले गए। यहाँ केवल वे दोनों ही बचे थे। ये जियाओ और लिन हाओ को उन लोगों की परवाह नहीं थी। उन्हें लगा कि इस कंकाल में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे इसे करीब से देखते रहे। वह क्या है? अचानक लिन हाओ की नजर उस कंकाल के सिर के पीछे एक सुनहरे रंग की धातु पर पड़ी। ये जियाओ ने भी उस सुनहरे रंग की धातु को देखा और अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उसे नहीं पता कि वह चीज क्या है। चलो इस कंकाल को उठाते हैं और देखते हैं कि यह चीज क्या है। लिन हाओ ने ये जियाओ को देखते हुए सुझाव दिया। ये शियाओ ने सोचना शुरू किया और कुछ क्षणों के बाद उसने कहा, क्या कोई खतरा होगा? यदि आपका लक्ष्य शक्तिशाली बनना है तो खतरा आपका पीछा करेगा। मुझे नहीं पता कि कोई खतरा है या नहीं, लेकिन यदि है तो मैं डरता नहीं हूं। मैं उस खतरे का डटकर सामना करूंगा। लिन हाओ ने दृढ़ चेहरे के साथ कहा, जिसे देखकर ये जियाओ भी प्रभावित हुआ। ये बच्चा बुरा नहीं है। वह तुमसे कहीं बेहतर है। इस समय दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की आवाज ये जियाओ के दिमाग में गूंजी। ये जियाओ ने एक पल के लिए लिन हाओ को गहराई से देखा, फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम सही हो। चलो इसे करते हैं। दोनों ने कंकाल की कमर के दोनों ओर से पकड़ लिया और उसे उठाने लगे। हिस! अचानक बर्फीले इरादे की एक लहर उनके दिल में घुस गई, जिससे उन्हें अनजाने में ठंडी हवा की सांस लेनी पड़ी। अचानक उन दोनों को लगा कि एक विशाल गुरुत्वाकर्षण बल उन पर दबाव डाल रहा है। हाँ। लिन हाओ और ये शियाओ दोनों ने अपने दांत भींचे और कंकाल को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनकी भुजाएं हिलने लगीं, लेकिन वे अभी भी कंकाल को थोड़ा भी हिला नहीं पाए। इसी समय दबाव अचानक से थोड़ा बढ़ने लगा, जिससे वे हिंसक रूप से कांपने लगे। गर्जन! वह धीमी दहाड़ एक बार फिर उनके कानों के पर्दों में गूंज उठी। उनकी भौहें फड़कने लगीं और उनका पूरा शरीर बेहद असहज महसूस करने लगा।
आखिरकार दोनों ने मिलकर कंकाल को बलपूर्वक उठा लिया। दोनों ने एक दूसरे को जोर से धक्का दिया और कंकाल पलट गया, जिससे उसकी पीठ का दूसरा हिस्सा दिखाई देने लगा। अब वे दोनों स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वह सुनहरा धातु क्या था। ये वास्तव में एक लंबी सुई थी जो किसी अज्ञात कारण से कंकाल के पिछले हिस्से में चुभ गई थी। लिन हाओ ने सुई को छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, गुरुत्वाकर्षण बल तुरंत बढ़ गया और दोगुना हो गया, जिससे उन्हें लगभग जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन दोनों ने किसी तरह स्थिर रहकर घुटने नहीं टेके। लिन हाओ को अपने हाथों में ठंड महसूस हुई। वह सुनहरी सुई पकड़ने के लिए बहुत ठंडी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आखिरकार सुई को अच्छी तरह से पकड़ लिया और उसे खींचना शुरू कर दिया। ट्रैक ट्रैक, उसके खींचने से एक धीमी सी चटकने वाली आवाज गूंजने लगी। ये जियो, जल्दी करो और उसे रोको। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की आवाज एक बार फिर ये जियो के सिर में गूंज उठी। क्यों? ये जियाओ समझ नहीं पाया कि दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन उसे लिन हाओ को सुनहरी सुई बाहर निकालने से रोकने के लिए क्यों कह रहा था। क्योंकि यह विशाल कंकाल अमर है जिसका अस्तित्व मैंने पहले महसूस किया था। इसे किसी ने यहां दबा दिया था और वह सुनहरी सुई एक निम्न श्रेणी का अमर हथियार है जो इस विशाल कंकाल को यहां दबा रहा है। अगर वह सुई बाहर खींच ली गई तो न केवल आप दोनों बल्कि गुप्त क्षेत्र में मौजूद हर कोई एक बड़ी आपदा का सामना करेगा। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने जल्दी में ये जियाओ को सब कुछ समझाया। ये जियाओ ने आश्चर्य से मन ही मन चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? पहले तो मैं भी उलझन में था, क्योंकि हालांकि यह कंकाल अमर है, लेकिन अमर बनने के बाद भी इसे अनगिनत सालों तक यहाँ दबा कर रखा गया है। हालांकि यह अमरता के सबसे निचले स्तर पर है, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं है जिसके खिलाफ आप युवा लोग लड़ सकें। मैंने तुम्हें तभी बताया जब मैंने पुष्टि कर ली थी कि मैं इस कंकाल के बारे में सही कह रहा हूं या नहीं। ठीक है, बहुत हो गया, जल्दी करो और उस लड़के से कहो कि वह सोने की सुई निकालना बंद करे, और अब मुझे परेशान मत करो, मैं सोने जा रहा हूं। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने कुछ देर जम्हाई ली और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ये शियाओ ने भी इस पर कुछ नहीं कहा। उसने लिन हाओ की ओर देखा जो अभी भी गोल्डन नीडल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था और जल्दी से बोला, लिन हाओ, गोल्डन नीडल को बाहर मत निकालो वरना हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। वह कंकाल। श्वा। लिन हाओ ने असमंजस में ये जियाओ को देखा, जबकि ये जियाओ ने लिन हाओ को हैरानी भरी नजरों से देखा क्योंकि गोल्डन सुई पहले से ही लिन हाओ के हाथों में थी। ये स्पष्ट था कि ये जियाओ को देर हो गई थी। इससे पहले कि ये जियाओ अपनी बात पूरी कर पाता, लिन हाओ ने पहले ही गोल्डन नीडल निकाल लिया था। ये जियाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? लिन हाओ ने असमंजस में पूछा। ये शियाओ ने एक लंबी सांस ली और समझाया, आपके हाथ में जो सुई है वह वास्तव में एक निम्न श्रेणी का अमर हथियार है जो इस विशालकाय कंकाल को दबा रहा था। ये कंकाल वास्तव में एक अस्तित्व है जो हमारे नीला आकाश महाद्वीप की सीमा को पार कर गया है। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि ये कंकाल वास्तव में अमर है? लिन हाओ ने अपने हाथ में सुनहरी सुई को देखा, फिर उसने कंकाल को देखा और सदमे में कहा, हाँ। ये जियाओ ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कंकाल को देखा। अचानक कंकाल से एक राक्षसी लहर निकली जिसने ये जियाओ और लिन हाओ दोनों को घेर लिया, जिससे वे बेहद भयभीत हो गए। गर्जन। का। विशालकाय कंकाल के विशाल शरीर से धीमी गर्जना और टूटने की आवाज भी गूंजने लगी। अध्याय 202 कंकाल के खिलाफ लड़ाई 1। अचानक कंकाल की खाली आंख के गड्ढे में लाल रोशनी चमक उठी। गर्जन। इस समय लाश की खोपड़ी से एक जोरदार गर्जना भी निकली। ये गर्जना बिजली की तरह तेज थी जो पूरे खंडहर में फैलने वाली थी, लेकिन किसी अदृश्य ऊर्जा ने उसे रोक दिया, उसे फैलने नहीं दिया। इससे ये जियाओ और लिन हाओ दोनों के चेहरे बदल गए। उन्हें लगा कि उनके कान भिनभिना रहे हैं और स्थिति भी अच्छी नहीं लग रही है। ये शियाओ का दिमाग घूम रहा था, कंकाल की तेज गर्जना के कारण उसकी चेतना गड़बड़ा गई थी। उसने तुरंत अपने कान बंद कर लिए, बहुत असहज महसूस कर रहा था। भाड़ में जाओ। लिन हाओ का दिमाग फटने जैसा लग रहा था। वह उस अजीब कंकाल को देखकर दंग रह गया। उसका दिल कांप उठा और उसका चेहरा भी सदमे से पीला पड़ गया। विशाल कंकाल से उत्पन्न दबाव पहले की तुलना में कम से कम कई गुना अधिक था, जिसका प्रतिरोध करना बहुत कठिन था। दोनों पीछे हट गए। आश्चर्य के साथ साथ जिज्ञासा भी थी, क्योंकि उन्होंने उस विशालकाय कंकाल को देखा जिसकी आंखों में अभी दो लाल बत्तियां चमक रही थीं। ये बहुत अजीब था। कंकाल एक मृत व्यक्ति की तरह था, लेकिन आंखों की जोड़ी में आग जो पहले एक ब्लैक होल की तरह थी, उसमें कुछ बुद्धिमत्ता लग रही थी।
कुछ ही समय बाद ये शियाओ और लिन हाओ दोनों ने देखा कि कंकाल की नंगी हड्डियों पर मांस उगना शुरू हो गया है। हालांकि उसके मांस और मांसपेशियों का फिर से उगना बहुत धीमी गति से हो रहा था, फिर भी यह नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ रहा था। इस समय कंकाल के सिर से एक कर्कश भूत जैसी आवाज आई जो कह रही थी, आखिरकार पता नहीं कितने वर्षों के बाद मैं आखिरकार आजाद हूं। फिर उसने ये शियाओ और लिनहाओ की ओर देखा और कहा, तुम दोनों तो बस चींटियां हो, मुझे वह सुनहरी सुई वापस क्यों नहीं दे देते और मैं तुम दोनों को यहां से जिंदा जाने दूंगा। मैं वह नहीं दूंगा जो पहले से ही मेरा है। लिनहाओ ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए जमीन से छलांग लगाए और भाग गया। ये देखकर ये जियाओ पहले तो हैरान हुआ और फिर उसने भी उसका अनुसरण किया और भाग गया। चींटी, तुमने इस संप्रभुता की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे की? विशाल कंकाल बहुत तेज गति से उनकी ओर उड़ाया और भूत की तरह उनके भागने का रास्ता रोक दिया। यह विशाल कंकाल अपनी आवाज में अंतहीन आक्रोश के साथ इधर उधर खड़ा था। क्लैंग क्लैंग, जांग, डोंग। अचानक लगातार कुछ तेज आवाजें आई जिससे उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। जमीन की दरारें टूटकर ढह गईं। अगर वे सावधान न रहे तो वे अथाह खाई में गिर सकते थे। ये शियाओ की खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी। वह सीधे उस विशालकाय कंकाल को देखता रहा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह सच में रोना चाहता था लेकिन उसके पास बहाने के लिए आंसू नहीं थे। इस विशालकाय कंकाल ने उसे सहज रूप से प्रतिरोध करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके शरीर में रक्त बहुत तेजी से बह रहा था और उसका पूरा शरीर जल रहा था। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि अगर वह इस कंकाल से लड़ने के लिए आगे नहीं आया तो उसका पूरा शरीर दर्द से भर जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ये शियाओ ने इस विशाल कंकाल से लड़ने की अपनी इच्छा को दबाते हुए कहा, जिसकी लगभग 1/4 चमक पहले ही फिर से उगाई थी। क्योंकि आप स्वर्गीय मोती के उत्तराधिकारी हैं। स्वर्गीय मोती का उत्तराधिकारी खतरे के सामने कैसे भाग सकता है? यदि आप खतरे का सामना करते हुए भाग जाते हैं तो आप खुद को स्वर्गीय मोती का उत्तराधिकारी कहलाने के योग्य कैसे हो सकते हैं? इस बार लिटिल येलो की आवाज ये जियाओ के दिमाग में गूंजी। ये जियाओ पहले तो हैरान हुआ लेकिन इस बार उसे हैरान होने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से उन शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया जो लिटिल येलो ने अभी अभी कहे थे। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे स्वर्ग की भी परवाह नहीं है और यहाँ तुम एक ऐसे अमर प्राणी से भाग रहे हो जो अपनी चरम अवस्था में नहीं है। ये कंकाल अभी अपनी सबसे कमजोर अवस्था में है। यदि आप इसे ठीक होने देंगे तो आप निश्चित रूप से इसके हाथों मर जाएंगे और अभी आप भाग भी नहीं सकते क्योंकि यह आपको भागने नहीं देगा, इसलिए आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प इस अमर कंकाल के खिलाफ लड़ना और इसे मारना है। लिटिल येलो ने एक बार फिर कहा और ये जियाओ जो ये सुन रहा था उसने एक लंबी सांस ली और यहां से भागने का विचार मन से निकाल दिया। लिन हाओ ने यह भी देखा कि उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। अगर उसे बचना है तो उसे कंकाल से लड़ना होगा, इसलिए वह अपनी तलवार निकालने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय लिन हाओ ने अपनी जीभ की नोक को काट लिया और उसके रक्तसार की एक बूंद उसके हाथ में तलवार पर गिर गई, जिससे तलवार से निकलने वाली चांदी सफेद चमक ने तुरंत उसके रक्तसार को निगल लिया। पूरी तलवार से एक अंतहीन चमक निकलने लगी और तलवार के शरीर से जबरदस्त दबाव निकला जो सभी दिशाओं में फैल गया। मुझे मारने वाला कोई व्यक्ति अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है। और तुम तो बस एक कंकाल हो जिसे यहां न जाने कितने सालों से दबा कर रखा गया है। लिन हाओ का चेहरा भयावह हो गया, उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और बोलते समय अपने दांत पीस लिए। इस समय ये शियाओ की दोनों भुजाएं भी बहुत अधिक गर्मी छोड़ रही थीं। नीली अग्नि आत्मा उसकी दोनों भुजाओं को ढांक रही थी। ठीक इसी समय विशालकाय कंकाल के शरीर से एक काली ख्यूई निकली और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। विशालकाय कंकाल ने तुरंत लिन हाओ के सिर के ऊपर तीव्र दबाव के साथ टेलीपोर्ट किया और एक पैर से नीचे गिरा दिया। तुरंत ही ऊपर से एक राक्षसी लहर लिन हाओ की ओर बढ़ी जिससे वह बेहद भयभीत हो गया। लिन हाओ ने पूरी गति से विशालकाय कंकाल के हमले को चकमा दिया। अपने दोनों हाथों से तलवार को पकड़ लिया जिससे भयंकर चमक निकल रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और वार किया। एक शक्तिशाली तलवार की आभा हवा को चीरती हुई बाहर निकली और तुरंत विशाल कंकाल के शरीर से टकराए। क्या आश्चर्य है, आपने वास्तव में इतनी कम उम्र में तलवार की मंशा को समझ लिया है। मेरे पूरे जीवन में मैंने कभी भी इतनी कम उम्र में आपके जितना मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं देखा है। विशालकाय कंकाल आश्चर्य से बोला जब उसने लिन हाओ के शरीर से भयानक तलवार निकलती महसूस की। विशालकाय कंकाल ने जल्दी से सारी काली ख्यूई को इकट्ठा किया और एक मजबूत ढाल बनाई जिसने लिन हाओ की तलवार की ताकत को रोक दिया।
उसके बाद भयानक क्यूई प्रवाह हवा के अनगिनत झोंकों में बदल गया और वापस लौट आया। हवा के हर झोंके में संक्षारक काली क्यूई थी जो तेजी से लिन हाओ की ओर बढ़ रही थी। लिन हाओ ने तुरंत अपनी तलवार लहराकर उसे रोक दिया और कुछ और वार के बाद वो तूफान को चकनाचूर करने में कामयाब हो गया। विशाल कंकाल के साथ सिर्फ एक ही चाल के आदान प्रदान के बाद लिन हाओ की आत्मा ऊर्जा उसके शरीर के अंदर हिंसक होने लगी, जिससे उसे कुछ मामूली आंतरिक चोटें आईं। लिन हाओ ने जल्दी से और गंभीरता से एक गोली निगल ली और अपने शरीर के अंदर हिंसक आत्मा ऊर्जा को स्थिर कर दिया। सौभाग्य से बाकी सभी प्रतिभाशाली लोग खजाने की खोज में व्यस्त थे और उन्होंने यहाँ की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया, और एक और कारक था। वह कारक एक अदृश्य ऊर्जा अवरोध था जो उनकी लड़ाई की आवाज को पूरे खंडहर में फैलने से रोक रहा था, अन्यथा वे आधी मौत से डर गए होते। ये भी सौभाग्य की बात थी कि कंकाल इस समय अपनी कमजोर अवस्था में था, अन्यथा लिन हाओ का शरीर विशाल कंकाल के पिछले हमले से फट जाता। आखिर यह विशाल कंकाल अमर था। अग्नि क्लोन, ड्रैगन पंजे, आत्मा भक्षण भागो। इस समय ये जियाओ, जो विशाल कंकाल और लिन हाओ के बीच आदान प्रदान देख रहा था, ने अपने 7 अग्नि क्लोनों को छोड़ दिया और 7 अग्नि क्लोनों के साथ उसके हाथ भी ड्रैगन के पंजे में बदल गए। उन्होंने स्पिरिट डिवोर एस्केप का प्रयोग किया और एक क्षण में ही विशाल कंकाल के सामने पहुंच गए, जबकि उनके 7 अग्नि क्लोन उनके पीछे पीछे चल रहे थे। आक्रमण करना, ये जियाओ चिल्लाया और सभी अग्नि क्लोनों ने तुरंत विशाल कंकाल पर हमला करना शुरू कर दिया। उस विशाल कंकाल ने भी अपनी काली क्यूई से अग्नि क्लोनों को रोका और उन पर हमला किया, जिससे अग्नि क्लोनों को गंभीर क्षति हुई। ये शियाओ ने अपना हाथ हिलाया और समुद्री ड्रैगन भाला उसके हाथ में प्रकट हुआ। समुद्री ड्रैगन उतरता है, पहली शैली, लहरों के हाथ। उन्होंने तुरंत अपनी सबसे मजबूत तकनीक का प्रयोग किया और पूरा क्षेत्र एक विशाल समुद्र में बदल गया। गर्जन, एक ड्रैगन की जोरदार दहाड़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, जो एक अदृश्य अवरोध से ढका हुआ था, और ड्रैगन की दहाड़ के साथ पानी के नीचे से अनगिनत ड्रैगन के पंजे बाहर निकले और उस विशाल कंकाल पर हमला कर दिया, जो उसके विशाल शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। विशाल कंकाल पर हमला करते हुए अनगिनत ड्रैगन के पंजे देखकर लिन हाओ इतना हैरान हुआ कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह लंबे समय तक उसे बंद करना भूल गया। अध्याय 203 कंकाल के खिलाफ लड़ाई 2। लिन हाओ जानता था कि ये जियाओ शक्तिशाली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जियाओ इतना शक्तिशाली होगा। ये जियाओ के समुद्री ड्रैगन अवतरण की पहली शैली की विनाशकारी शक्ति को महसूस करते हुए लिन हाओ ने महसूस किया कि ये जियाओ का ये हमला किसी भी तरह से उसकी ट्रांसवर्सिंग शैडो तलवार के दूसरे स्लैश से कमतर नहीं था। वह पहले से ही ट्रांसवर्सिंग शैडो तलवार के दूसरे वार का अभ्यास कर चुका था। ट्रांसवर्सिंग शैडो स्वॉर्ड के पहले स्लैश के लिए उसे स्वॉर्ड वे के पहले चरण स्वॉर्ड लाइट को समझना आवश्यक था, जबकि दूसरे स्लैश के लिए उसे स्वॉर्ड वे के दूसरे चरण स्वॉर्ड इंटेंट को समझना आवश्यक था। यद्यपि वह पहले से ही तलवार के इरादे को समझ चुका था, फिर भी वह अभी भी उस स्तर पर नहीं था जहां वह ट्रांसवर्सिंग शैडो तलवार के दूसरे वार की पूरी शक्ति प्रदर्शित कर सके। विशाल कंकाल ने अपनी काली क्यूई से सैकड़ों ड्रैगन पंजों के हमलों का प्रतिरोध किया, लेकिन फिर भी वह इस हमले को पूरी तरह से रोकने में असमर्थ था। उसके शरीर पर कई जगह घाव थे और हर घाव पर पंजे के निशान देखे जा सकते थे। आह! विशाल कंकाल ने जोर से दहाड़ लगाई। वह हवा में ऊपर उछला और उसके शरीर के चारों ओर की काली क्यूई कई जंजीरों जैसी चीजों में बदल गई और ड्रैगन के पंजों की ओर उछली, जो उस पर हमला कर रहे प्रत्येक ड्रैगन के पंजे से टकरा गए। बूम 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 बूम। विस्फोटक ध्वनि आतिशबाजी की तरह गूंजती रही, लेकिन जो ध्वनि गूंज रही थी वह बहुत तेज थी, जिससे लिन हाओ और ये शियाओ और यहां तक कि विशाल कंकाल को भी अपने हाथों से अपने कान ढकने पड़े। टकराना। ये शियाओ का हमला भी इस क्षण चकनाचूर हो गया और विशाल समुद्र गायब हो गया, जैसे कि वह एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं था। इस समय विशाल कंकाल के आधे से ज्यादा शरीर पर पहले से ही उसकी चमक और मांसपेशियां फिर से उगाई थीं, लेकिन विशाल कंकाल वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था। ये जियाओ के हमले की वजह से उसकी नई बढ़ी हुई चमक और मांसपेशियां पहले से ही कई लंबे पंजे जैसे घावों से ढकी हुई थीं। चींटियों, मैं तुम्हें मार डालूंगा, विशाल कंकाल गुस्से में चिल्लाया, जिससे हवा कई बड़े तूफानों में बदल गई जो ये जियाओ और लिन हाओ की ओर बह गए, जिससे दोनों को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वाह! वूश ध्वनि के साथ विशाल कंकाल ये जियाओ के सामने प्रकट हुआ और तुरंत उसने अपना हाथ बढ़ाया और बिजली की गति से ये जियाओ की गर्दन पकड़ ली। ओह! आह! ये जियाओ ने छूटने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जितना अधिक वह संघर्ष करता उतनी ही अधिक मजबूती से उस विशाल कंकाल ने ये जियाओ की गर्दन को पकड़ लिया।
आपने अभी जो प्रयोग किया वह एक अमर स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक थी, है ना? मैं जिस चीज के बारे में अधिक उत्सुक हूं वह ये नहीं है कि आपके पास अमर स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक कैसे है, बल्कि यह है कि आप अपनी वर्तमान ताकत के साथ उस अमर स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक को निष्पादित करने में सक्षम कैसे थे, जिसे निष्पादित करना आपके जैसे बच्चे के लिए सैद्धांतिक रूप से असंभव है। विशाल कंकाल ने ये जियाओ के संघर्षरत चेहरे को देखा, जो सांस लेने में कठिनाई के कारण पहले से ही पीला पड़ गया था, और जिज्ञासु चेहरे के साथ कहा, फक, तुम। ये जियाओ को जवाब देना मुश्किल लगा, लेकिन फिर भी उसने उस विशाल कंकाल को कोसा जो उसकी ओर देख रहा था। ये जियाओ से सच्चाई से जवाब देने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये जियाओ के श्राप को सुनने के बाद उसने ये जियाओ को खंडहर की दीवार की ओर फेंक दिया। धमाका, आह, डकार, खांसी खांसी। ये शियाओ खंडहर की दीवार से टकराया और दर्द के कारण चीख पड़ा। दीवार से टकराने के बाद जमीन पर गिरने के बाद उसने खून की उल्टी भी की और खांसने लगा। उसने अपने शरीर की स्थिति को स्थिर करने के लिए कुछ लंबी सांसें लेने की भी कोशिश की। वह रेंग कर ऊपर आया और जमीन पर बैठ गया और उस विशाल कंकाल को देखने लगा, जबकि उसके मुंह के कोने से अभी भी खून बह रहा था। तो तुम क्या सोचते हो? क्या तुमने मुझे बताने के बारे में सोचा है या नहीं? विशाल कंकाल ने एक बार फिर अपनी दो खाली आंखों से ये जियाओ को देखा, जहां लाल रोशनी मोमबत्ती की लौ की तरह चमक रही थी, और कर्कश आवाज में कहा। दूसरी ओर लिन हाओ हैरान होने के साथ साथ हैरान भी था। सबसे पहले ये जियाओ ने उसे विशाल कंकाल के सिर के पीछे से स्वर्ण सुई को बाहर न निकालने के लिए कहा, क्योंकि कंकाल एक अमर है और स्वर्ण सुई भी एक अमर स्तर का हथियार है, जो कि यहाँ विशाल कंकाल को न जाने कितने सालों से दबाए हुए था। दूसरा, उस कंकाल ने अभी कहा कि ये जियाओ की तकनीक जिसे उसने अभी निष्पादित किया था, वास्तव में एक अमर स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक थी। वह इस मामले पर हैरान था। उसे ये भी नहीं पता था कि अमर या अमर स्तर का हथियार और मार्शल आर्ट तकनीक क्या होती है। वह केवल इतना जानता था कि हथियारों की केवल 3 रैंक होती हैं, साधारण, आत्मा और रहस्यमय रैंक, जबकि मार्शल आर्ट तकनीक की 4 रैंक होती हैं, पीली रैंक, गहन रैंक, पृथ्वी रैंक और स्वर्ग रैंक तकनीक। ये अमर रैंक वाली बात उसके लिए नई थी और उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। लेकिन इस समय उसे संदेह था कि उसकी चेतना के सागर के अंदर टूटी तलवार भी एक अमर रैंक वाला हथियार हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आप मुझसे सवाल पूछने के योग्य हैं? जब विशाल कंकाल ने ये जियाओ से पूछा कि क्या उसने उसे यह बताने का फैसला किया है कि वह अमर रैंक मार्शल आर्ट तकनीक को कैसे निष्पादित करने में सक्षम था या नहीं, तो ये जियाओ ने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या वह उससे सवाल करने के योग्य है। जैसे जैसे ये शियाओ बड़ा हो रहा था, उसका चरित्र भी बदल रहा था, और स्वर्गीय क्लेश से गुजरने के बाद उसके सोचने और काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया था। अभी उसे पता था कि वह विशाल कंकाल उससे अधिक शक्तिशाली है, फिर भी वह डरा नहीं। क्यों? क्योंकि वह स्वर्गीय मोती का उत्तराधिकारी था, जो अहंकारपूर्वक स्वर्ग के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। तो इस कंकाल का अस्तित्व उसके लिए क्या मायने रखता है? वह भयभीत नहीं था, इसलिए नहीं कि वह मृत्यु से नहीं डरता था, बल्कि इसलिए कि वह दुनिया के हर शक्तिशाली लोगों को रौंदना चाहता था और अपना नाम पूरी दुनिया में गूंजाना चाहता था। वह मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचना चाहता था, और ये तभी संभव था जब वह अपने स्तर से ऊपर के खतरों और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखता। इस विशालकाय कंकाल का सामना करना उसके लिए चुनौती थी। उसे डर नहीं था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से जितना ज्यादा वह लड़ता, उतना ही ज्यादा उत्साहित होता। अभी तो वह केवल लड़ना चाहता था, इस विशाल कंकाल से लड़ना और जीतना चाहता था। आप? अच्छा, अगर तुम इतना मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें जल्दी मरने दूंगा। ये जियाओ का जवाब सुनकर विशाल कंकाल तुरंत क्रोधित हो गया। इससे पहले ये जियाओ को एक जोरदार झटका देने के बाद उसने सोचा था कि ये जियाओ ने अपना फैसला बदल दिया होगा और उसे बताएगा कि कैसे वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ एक अमर स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक को अंजाम देने में सक्षम था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जियाओ उसे ऐसा जवाब देगा। ये जियाओ ने वास्तव में उससे पूछने का साहस किया कि क्या वह सही उत्तर जानने के योग्य है। इससे पहले कि वह यहाँ दबा दिया जाता, वह एक बड़ी सफलता हासिल करने में कामयाब रहा और अमर स्तर का अस्तित्व बन गया। लेकिन जिस क्षण वह अमर बन गया और ऊपरी क्षेत्र में चढ़ने वाला था, एक महान शक्ति ने उस पर दबाव डाला, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, प्रकाश की एक सुनहरी किरण बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ी और उसके सिर के पीछे से छेद कर गई। इससे पहले कि वह अपनी चेतना खो देता और स्वर्ण सुई द्वारा दबा दिया जाता, उसने एक ध्वनि सुनी जो उससे बता रही थी कि वह अमर बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि अमर बनने के लिए उसने एक राक्षसी तकनीक का अभ्यास किया था और 100 से अधिक नश्वर गांवों का वध किया था तथा लाखों साधकों को मार डाला था।
लेकिन चूंकि वह पहले से ही अमर था, इसलिए उसे हमेशा के लिए यहाँ दबा दिया जाएगा, और वह कभी दिन का प्रकाश नहीं देख सकेगा। वह कभी इंसान नहीं था। वह एक ऐसी जाति से था जिसे विशालकाय जाति कहा जाता था। विशालकाय जाति का व्यक्ति होने के कारण यद्यपि उसने अमर बनने के लिए अनगिनत लोगों का वध किया, लेकिन उसने कभी इस बात को दिल पर नहीं लिया। लेकिन जिस दिन वह अमर बना, उसी दिन उसका दमन भी इसी कारण से किया गया। इससे भी अधिक क्रोधजनक बात यह थी कि वास्तव में उसे ये भी नहीं पता कि वह व्यक्ति कौन था जिसने उसे यहाँ दबाया था। न जाने कितने वर्षों के बाद आखिरकार वह एक बार फिर जागा था, लेकिन अब एक 16-17 साल का मानव बालक उससे उसकी योग्यता के बारे में पूछ रहा था। वह क्रोधित कैसे न हो और क्रोधित कैसे न हो। गर्जन। वह जोर से दहाड़ा जिसकी आवाज अवरोध की अदृश्य परत से ढके पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, और उसने ये जियाओ को मारने के लिए उसकी ओर झपट्टा मारा, लेकिन पारगामी छाया तलवार। दूसरा वार। लिन हाओ ने जब ट्रांसवर्सिंग शैडो स्वॉर्ड का दूसरा वार किया तो एक भयानक तलवार की धार फैल गई। तलवार की धार के साथ साथ तलवार क्यूई भी हवा में तेजी से फैलने लगी, जैसे कोई तेज ब्लेड हो जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को काट सकता हो। अध्याय 204 अमर। क्या एक और अमर रैंक मार्शल आर्ट तकनीक। लिन हाओ के ट्रांसवर्सिंग शैडो तलवार के दूसरे वार की विनाशकारी शक्ति को महसूस करते ही विशाल कंकाल तुरंत चौंक गया। वह लिन हाओ के हमले से बचना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह ये जियाओ से निपटने में इतना व्यस्त था कि वह ये भी भूल गया कि लिन हाओ यहाँ है। लिन हाओ ने भी इस अवसर का फायदा उठाया जब विशाल कंकाल उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, और उसने अपनी सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीक से विशाल कंकाल पर हमला किया, जो उसे चेतना के सागर में टूटी तलवार से मिली थी। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जब उसने ट्रांसवर्सिंग शैडो तलवार के दूसरे स्लैश के साथ विशाल कंकाल पर हमला किया, तो उस कंकाल ने वास्तव में कहा कि उसकी तकनीक एक अमर रैंक तकनीक थी। ट्रांसवर्सिंग शैडो स्वॉर्ड में वास्तव में 9 स्लैश हैं। जब दूसरे स्लैश की शक्ति पहले से ही अमर रैंक तकनीक के बराबर थी, तो तीसरा स्लैश कितना शक्तिशाली होगा। चौथे स्लैश, फिर पांचवें स्लैश, छठे स्लैश और अधिक के बारे में क्या। लिन हाओ वास्तव में चौंक गया था, लेकिन उसने अभी ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि यह कुछ भी सोचने का सही समय नहीं था। वह वर्तमान में ट्रांसवर्सिंग शैडो तलवार के दूसरे वार को अंजाम देने के बीच में था। विशाल कंकाल लिन हाओ के हमले से बचने में असमर्थ था, इसलिए उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए जो काले क्यूई से ढके हुए थे, और उसने अपने दोनों हाथों से लिन हाओ के हमले को रोकने की कोशिश की। झनकार। ट्रर काचा। जब लिन हाओ का हमला विशाल कंकाल के हाथ पर पड़ा, तो धातु की आवाज गूंजी और इसके साथ ही लिन हाओ की तलवार कांच की तरह कई टुकड़ों में बिखर गई। विशाल कंकाल का हाथ भी कुछ खास बेहतर नहीं था। उसे दर्जनों कदम पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा, और उसके दोनों हाथ घावों से भरे हुए थे जो बहुत डरावने लग रहे थे क्योंकि इस समय वे घाव खून से सने हुए थे। विशाल कंकाल की मांसपेशियां पहले ही पुनः विकसित हो चुकी थीं और केवल उसका सिर ही ठीक होने के लिए बचा था। जब वह अभी भी एक कंकाल था, भले ही वह ये जियाओ द्वारा बुरी तरह घायल हो गया था, उसका खून नहीं निकला था, लेकिन इस समय उसके दोनों हाथों से खून पानी की तरह बह रहा था। लेकिन लिन हाओ और ये जियाओ दोनों को जो बात हैरान कर रही थी वह ये थी कि इस कंकाल का खून वास्तव में हरे रंग का था। क्या ये दुनिया इतनी बदल गई है। जब मैं अभी भी वहां था तो एक भी अमर रैंक की मार्शल आर्ट तकनीक देखना बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कितने समय से दबा हुआ हूँ, लेकिन इन सालों में दुनिया इतनी बदल गई है कि तुम्हारे जैसे 2 छोटे बच्चों के पास भी अमर रैंक की मार्शल आर्ट तकनीक है। विशाल कंकाल ने चौंकते हुए कहा और फिर एक लंबी सांस ली। ये जियाओ और लिन हाओ भी एक साथ खड़े थे और विशाल कंकाल को ठंडे नजर से देख रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों ने देखा कि यह विशाल कंकाल ठीक हो रहा था और उसकी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अभी उसकी ताकत किसी भी तरह से पीक मार्शल एंसेस्टर रियल मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं थी। अगर ये शियाओ और लिन हाओ की अमर रैंक तकनीक न होती तो इस विशाल कंकाल के सामने उसे रोकना लगभग असंभव था। खैर, वह विशाल कंकाल अब कंकाल नहीं रह गया था। मांस और मांसपेशियां फिर से उगाई थीं और वह अब एक विशालकाय इंसान जैसा दिखने लगा था। हमें उसे तुरंत मारना होगा, अन्यथा न केवल हम बल्कि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी लोग मर जाएंगे। ये जियाओ ने लिन हाओ से विशालकाय कंकाल और काले खून को देखते हुए गंभीरता से कहा, जो अभी भी बह रहा था लेकिन इस बार केवल थोड़ा थोड़ा करके। वह बहुत शक्तिशाली है, अगर हम इसे मारना चाहते हैं तो हमें अपनी सबसे मजबूत चाल के साथ उस पर हमला करना होगा। लिन हाओ ने भी एक लंबी सांस ली और कहा। जब ये जियाओ ने ये सुना तो वह आश्चर्यचकित हो गया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन हाओ के पास अभी भी उसके पिछले हमले की तुलना में अधिक शक्तिशाली तकनीक है। लिन हाओ को भी समझ में आ गया कि ये शियाओ उसके दिमाग में क्या सोच रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैंने पहले जो किया है वह वास्तव में मेरी सबसे मजबूत तकनीक थी, लेकिन कुछ ऐसा है जिसका मैंने पहले हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। और मुझे यकीन है उस चीज के साथ मेरा हमला कम से कम इस अमर दानव को रोने पर मजबूर कर सकता है। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। हमारे पास इसे मारने का केवल एक ही मौका है। अगर हम असफल हुए तो हम मर जाएंगे, क्योंकि यह विशालकाय व्यक्ति वास्तव में बहुत तेजी से अपनी ताकत वापस पा रहा है। इस हमले के बाद वह वापस अमर के स्तर पर पहुंच सकता है। ये शियाओ और लिन हाओ दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक गहरी सांस ली और एक साथ कहा, आगे क्या होने वाला है इसे मेरे लिए एक रहस्य रखना। एक ही समय में एक दूसरे के मुंह से एक ही बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और समझ में सिर हिलाया। चींटियों, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम मुझे मार सकती हो? मैं अमर हूं और तब भी जब मैं अमर बना था किसी ने मुझे उस स्वर्ण सुई से दबा दिया था, लेकिन मुझे मार नहीं सका था। ये पहली बार है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक अमर की शक्ति दिखाता हूं। ये कहकर वह दैत्य हवा में तैरने लगा और अचानक उसके शरीर से काली क्यूब फूट पड़ी। मेरी दुनिया में आपका स्वागत है। ये शियाओ और लिन हाओ दोनों बंजर भूमि में दिखाई देने वाले खंडहर से गायब हो गए। दोनों ने आकाश में देखा और न तो सूरज, न ही चांद या तारे, बल्कि केवल अंधेरा देखा। उन्हें नहीं पता कि कैसे, लेकिन भले ही आसमान पूरी तरह से अंधेरा था, फिर भी जिस जगह वे दिखाई दिए वहां कुछ रोशनी थी। ये शाम के समय की तरह था जब सूरज बस डूब रहा था। ये कौन सी जगह है? दोनों ने एक दूसरे को देखा और ये जियाओ और लिन हाओ दोनों की आंखों में आश्चर्य और भ्रम दोनों देखा जा सकता था। यह मेरी दुनिया है, एक अमर की दुनिया। इस समय उन्होंने दैत्य की कर्कश आवाज सुनी जो हर दिशा से गूंज रही थी। एक अमर की दुनिया? तुम्हारा क्या मतलब है? ये जियाओ ने अपने आसपास देखा, लेकिन वह उस विशालकाय मानव को खोजने में असमर्थ था। चूंकि तुम दोनों मरने वाले हो तो मुझे तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने दो। एक काली रोशनी चमकी और विशालकाय मानव ये शियाओ और लिन हाओ के सामने प्रकट हुआ और बोला, जब कोई नश्वर साधना शुरू करता है तो उसे साधक कहा जाता है, लेकिन साधक फिर भी नश्वर ही होते हैं। जब कोई बड़ी सफलता प्राप्त करता है और अमर बन जाता है तो वह ऊपरी क्षेत्र में चढ़ सकता है। ऊपरी क्षेत्र? जब ये शियाओ ने ऊपरी क्षेत्र शब्द सुना तो वह चौंक गया। उसने ये शब्द अपने गुरु टोंग नियान और उसके दादा से पहले भी कई बार सुना था। जब उसने पूछा कि यह ऊपरी क्षेत्र क्या है तो सभी ने उससे कहा कि वह ऊपरी क्षेत्र के बारे में जानने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। जब सही समय आएगा तो वह इसके बारे में सब कुछ जान जाएगा। ये जियाओ ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस विशालकाय मानव से फिर से वे शब्द सुनेगा। आपकी वर्तमान शक्ति के साथ आप ऊपरी क्षेत्र के बारे में जानने के लिए योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर चूंकि आप पहले से ही मरने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये जियाओ ने एक बार फिर विशाल से वही वाक्य सुना, लेकिन उसने राहत की सांस ली जब विशाल ने कहा कि वह उसे ऊपरी क्षेत्र के बारे में बताने जा रहा है। आप जिस महाद्वीप से हैं या किसी अन्य महाद्वीप से हैं, सभी को निम्न क्षेत्र कहा जाता है। निम्न क्षेत्र निम्न स्तरीय दुनिया है, जबकि ऊपरी क्षेत्र उच्च स्तरीय दुनिया है। केवल जब कोई साधक अमर हो जाता है तभी वह ऊपरी क्षेत्र में चढ़ सकता है, अन्यथा किसी के लिए भी ऊपरी क्षेत्र में जाना असंभव है। ये दूसरी बात है कि यदि ऊपरी क्षेत्र से कोई अमर व्यक्ति निचले क्षेत्र में आता है और आपको अपने साथ ऊपरी क्षेत्र में ले जाता है। अब मुख्य बिंदु पर आते हैं। अमर बनने के लिए एक साधक को अपने डेंटियन को विकसित करने और उसे अपने स्वयं के विश्व में बदलने की आवश्यकता होती है जहां वे शासन कर सकें। अपने डेंटियन को एक विश्व में विकसित करने के बाद ही कोई अमर बन सकता है। जब कोई अमर हो जाता है तो उसका संसार उसका दानतियन होता है और दानतियन ही उसका संसार होता है। वर्तमान में मेरे संसार में न तो कोई जीवन है और न ही कोई आत्मिक ऊर्जा है, लेकिन साधना में प्रत्येक आगे की सफलता के साथ यहाँ जीवन का जन्म हो सकता है। हर किसी की दुनिया एक दूसरे से अलग होती है। तुम दोनों इस समय मेरी दुनिया के अंदर हो और यहाँ मैं भगवान हूँ। यहाँ मेरी अनुमति के बिना कोई मुझे छू नहीं सकता और न ही कोई मुझे मार सकता है, लेकिन मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। विशाल कंकाल ने अमर और ऊपरी क्षेत्र के बारे में सब कुछ समझाया। जब ये शियाओ और लिन हाओ ने इन बातों के बारे में सुना तो वे इतने हैरान हो गए कि उन्हें अब ये भी समझ में नहीं आया कि क्या कहें। अध्याय 205 युद्ध।
जब ये शियाओ और लिनहाओ ने विशालकाय की बात सुनी तो वे न केवल आश्चर्यचकित हुए बल्कि चौंक भी गए। ये पहली बार था जब उन्होंने ऊपरी क्षेत्र और खेती के बारे में सुना जो कि नीला आकाश महाद्वीप की सीमा को पार कर गया था। वे सोच नहीं पा रहे थे कि अब क्या कहें, क्योंकि वे गहरी सोच में डूब गए थे और कल्पना में डूब गए थे। लेकिन जल्द ही उस विशालकाय राक्षस ने उन्हें वास्तविकता में वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम ऊपरी राज्य और अमर लोगों के बारे में सपने देखने लगे हो? कृपया ऐसा मत करो, आखिरकार तुम दोनों चींटियों का ये सपना सच नहीं होने वाला है क्योंकि तुम दोनों यहीं मरने वाले हो। ये जियाओ और लिनहाओ ने इस बार विशाल को मना नहीं किया। उन्होंने बस एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया जैसे कि वे एक दूसरे की नजर के पीछे का मतलब समझ गए हों। ईश्वर वध करने वाली तलवार, रूपांतरित हो जाओ। लिनहाओ और ये जियाओ दोनों एक साथ चिल्लाए। हवा की अनगिनत भयावह लहरें ये शियाओ और लिनहाओ को अपने केंद्र में लेते हुए हर दिशा में फैलने लगी। अचानक लिनहाओ के हाथ में एक टूटी हुई तलवार आ गई। यह देखने में तो सुंदर लग रही थी, लेकिन दूसरों को यह इतनी डरावनी लग रही थी कि कोई भी उस टूटी हुई तलवार को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये किस तरह की टूटी हुई तलवार है? क्या ये भी अमर स्तर का हथियार है? जब विशाल ने लिनहाओ की टूटी तलवार को देखा और भयानक तलवार क्यूई को महसूस किया तो वह आश्चर्य में पूछे बिना नहीं रह सका, लेकिन दुर्भाग्य से लिनहाओ ने विशाल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और आश्चर्य भरी निगाहों से येजियो को देखा। ये शियाओ भी स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन में परिवर्तित हो गया और उसने जो आभा उत्सर्जित की वह लिनहाओ के हाथ में टूटी तलवार से कम भयानक नहीं थी। लिनहाओ ये जियाओ को एक बड़े काले ड्रैगन में बदलते देख हैरान रह गया जिसके पूरे शरीर पर एक खूबसूरत सुनहरा पैटर्न बना हुआ था। यह पहली बार था जब उसने अपने सामने एक ड्रैगन देखा था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यह ड्रैगन असल में ये जियाओ था। ड्रैगन रेस। जब विशाल ने ये शियाओ के ड्रैगन रूप को देखा तो वह भी चौंक गया और जोर से चिल्लाया। लेकिन अगले ही पल वह हंसने लगा और बोला, हा हा हा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में एक ड्रैगन हो। मैंने अपने जीवन में कई ड्रैगन देखे हैं, लेकिन तुम्हारी प्रजाति कुछ ऐसी है जिसे देखना तो दूर मैंने कभी सुना भी नहीं। आप किस तरह के ड्रैगन हैं? आप ऐसी भयानक आभा क्यों उत्सर्जित कर रहे हैं जो पीक मार्शल एंसेस्टर रियल मार्शल आर्टिस्ट से कमतर नहीं है? इस समय ये जियाओ अपनी ऊंचाई के कारण असली विशालकाय व्यक्ति की तरह दिख रहा था, विशालकाय इंसान की तरह नहीं। उसने अपने बड़े ड्रैगन के सिर वाले विशालकाय इंसान को देखा और ठंडे स्वर में कहा, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं किस तरह का ड्रैगन हूं, आपको बस ये जानने की जरूरत है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो आपकी इस दुनिया को नष्ट करने जा रहा है, जो कि आपका डेंटियन भी है। हालांकि तुम ड्रैगन जाति से हो, फिर भी तुम्हारी ताकत मेरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम बस यहीं मर जाओगे और एक आदर्श पोषण बन जाओगे जो मेरी दुनिया को पोषण दे सके और मेरी ताकत को और बेहतर बनाने में मेरी मदद कर सके। विशालकाय कंकाल ठंडी हंसी हंसते हुए बोला। इसके साथ ही उसकी आकृति भी इस बंजर भूमि से गायब हो गई। ये जियाओ भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने लिनहाओ को देखा और अपने बड़े ड्रैगन के सिर को उसकी ओर हिलाया। लिनहाओ ने भी अपना सिर हिलाया और उसके शरीर से एक भयानक तलवार का इरादा फूट पड़ा। टूटी तलवार की तलवार क्यूई के साथ उसकी तलवार के इरादे को मिलाकर एक अकल्पनीय रूप से भयानक तलवार की आभा विशाल मानव की पूरी दुनिया में फैल गई। यद्यपि यह एक विश्व था, लेकिन वास्तव में यह अभी भी ग्रैंड जिया साम्राज्य से बहुत छोटा था। एजियोर स्काई महाद्वीप में ग्रैंड जिया साम्राज्य जितने बड़े कई साम्राज्य थे। चूंकि ये दुनिया ग्रैंड जिया साम्राज्य से भी छोटी थी, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से एजियोर स्काई महाद्वीप से कहीं कमजोर थी। जब लिनहाओ की तलवार से निकली आभा ये शियाओ की भयावह आभा के साथ मिली, जो कि पीक मार्शल पूर्वज क्षेत्र की तुलना में किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी, तो इस दुनिया का संतुलन बिगड़ गया और पूरी दुनिया जोर से हिलने लगी। क्या हो रहा है? विशालकाय मानव ये दृश्य देखकर चौंक गया और डर के मारे चिल्ला उठा। जब वह सिर्फ अमर बना था तो उसे यहाँ किसी ने दबा दिया था, और चूंकि वह निचले क्षेत्र से भी था, उसे दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने अपने पूरे जीवन का सबसे बेवकूफी भरा फैसला किया और ये जियाओ और लिनहाओ को अपनी दुनिया के अंदर ले आया, यह नहीं जानते हुए कि उसकी दुनिया ये जियाओ और लिनहाओ की शक्ति और दबाव का सामना नहीं कर सकती। यद्यपि दुनिया भारी रूप से हिल रही थी, लेकिन लिनहाओ नहीं रुके। उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीक को क्रियान्वित करने का रुख अपनाया और तैयारी शुरू कर दी। भाड़ में जाओ। ये देखकर विशाल इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया। उसने जल्दी से ये शियाओ और लिनहाओ दोनों को अपनी दुनिया से बाहर निकाला।
जैसे ही उन्हें बाहर लाया गया, लिन हाओ ने अपनी तकनीक का प्रयोग किया और विशालकाय पर हमला कर दिया। पारगामी छाया तलवार दूसरा वार। एक भयानक तलवार इरादे और तलवार क्यूई के साथ एक तेज टूटी तलवार ने विशालकाय पर वार किया, लेकिन विशालकाय का ध्यान टूटी हुई तलवार पर नहीं बल्कि तलवार की एक बड़ी सुनहरी छवि पर था जो आकाश में दिखाई दी और उस पर वार किया। भाड़ में जाओ, अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं तुम दोनों को अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। विशालकाय चिल्लाया और उसके चारों ओर काली क्यूई घूमने लगी और अचानक विशालकाय का आकार बड़ा और बड़ा होने लगा। पहले वह एक विशालकाय मानव था, लेकिन अब वह एक विशाल पर्वत जैसा हो गया है। राक्षसी विनाश। उसने काली क्यूई की एक बड़ी मुट्ठी बनाई और उस तलवार की बड़ी सुनहरी छवि पर मुक्का मारा जो उस पर वार कर रही थी। उसी समय उसने टूटी तलवार की ओर एक और मुक्का मारा। बूम! दोनों के हमले आपस में टकराए और एक भयानक शॉकवेव पूरे खंडहर में फैल गई। ये शॉकवेव इतनी भयानक थी कि इस बार अदृश्य अवरोध भी इसे पूरी तरह से रोक नहीं पाया और यह पूरे खंडहर में फैल गई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। भूकंप की वजह से पूरा खंडहर कांप रहा था और खंडहर की कुछ कमजोर दीवारें अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई थीं। खंडहर के अंदर मौजूद सभी युवक आश्चर्यचकित और डरे हुए थे जब खंडहर हिलने लगा, लेकिन जब उन्होंने शॉकवेव का सामना किया तो वे बहुत सदमे में आ गए। इन युवकों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आघात तरंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ दुर्भाग्यशाली लोग थे जो इसे रोकने में असमर्थ रहे और मारे गए। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। धातु के टकराने की आवाज गूंजी और ये जियाओ ने लिन हाओ और विशाल को देखा। दोनों अभी भी संघर्ष कर रहे थे और एक दूसरे के हमले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहता था। उन दोनों का ये हमला इतना भयानक था कि वह पूरी जगह जहां ये शियाओ और बाकी दो लोग थे लगभग उलट पुलट हो गई थी। उसे शॉकवेव का प्रतिरोध करने में भी कठिनाई महसूस हुई, लेकिन इतनी कठिनाई उसके लिए कुछ भी नहीं थी। ये शियाओ की तलवार और टूटी तलवार की बड़ी सुनहरी आकृति अभी भी विशालकाय मानव की दो काली मुट्ठियों से टकरा रही थी। उस विशालकाय मानव की मुट्ठियों पर कई दरारें थीं, लेकिन टूटी तलवार या तलवार की बड़ी सुनहरी छवि में कुछ भी असामान्य नहीं था। स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन वह है जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को निगल सकता है। ये पहली बार है जब मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं, लेकिन इसके बारे में सोचना ही मुझे उत्साहित कर रहा है। ये जियाओ ने धीमी आवाज में कहा। फिर उसने लिन हाओ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लिन हाओ, मुझे नहीं पता कि मेरे इस कदम के बाद मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम जीवित रह सकोगी। तुम क्या करने जा रहे हो? लिन हाओ ने सुंदर बड़े काले सुनहरे ड्रैगन को देखा और असमंजस में पूछा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, ये शियाओ ने उसी मुस्कान के साथ कहा। फिर वह विशालकाय मानव की ओर देखने के लिए मुड़ा और अपने दिल में कहते हुए अपना बड़ा मुंह खोला, स्वर्ग का भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन, दुनिया को भक्षण करने वाला। ये शियाओ के मुंह के सामने एक बड़ा काला छेद जैसा दरार दिखाई दिया और विशालकाय मानव अपने सभी काले क्यूई के साथ, चाहे वह उसके शरीर के चारों ओर का काला क्यूई हो या काले क्यूई से बनी दो मुट्ठियां जो अभी भी टूटी हुई तलवार और बड़ी सुनहरी आकृति वाली तलवार को दबाने की कोशिश कर रही थी, सभी को किसी तरह के अज्ञात बल द्वारा बड़े काले छेद जैसे दरार में खींचा जा रहा था। क्या बकवास है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे निगलना चाहते हो? खुद को बड़ी दरार में खींचा जा रहा महसूस करते हुए विशालकाय इंसान डर से चिल्लाया। अध्याय 206 विशाल को मारना। जब ये जियाओ ने खाना शुरू किया तो लिन हाओ ने जो देखा वह सतह पर हो रहा था, लेकिन उसके लिए अज्ञात था। ये जियाओ का असली लक्ष्य विशालकाय मानव और काली क्यूई नहीं बल्कि उसके शरीर के अंदर की दुनिया थी। ये जियाओ वास्तव में विशाल मानव की दुनिया को निगलने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले जब ये शियाओ स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन के साथ विलीन हो गया था तो उसे किसी भी चीज को, अधिक सटीक रूप से कहें तो किसी भी विशेष चीज को निगलने की क्षमता प्राप्त हो गई थी। ये पहली बार था जब वह किसी विशेष चीज को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सबसे खतरनाक हिस्सा भी था। वह वास्तव में विशालकाय मानव की दुनिया को निगलने की कोशिश कर रहा था, जिसे केवल तभी बनाया जा सकता है जब कोई अमर बनने वाला हो। वर्तमान में ये जियाओ केवल एक मार्शल किंग दायरे का मार्शल कलाकार था, लेकिन वह वास्तव में उस दुनिया को निगलने की कोशिश कर रहा था जो किसी भी अमर स्तर के साधक के लिए शक्ति का स्रोत था। ये शियाओ जानता था दुनिया को निगलना बिल्कुल भी आसान नहीं था और उसे दुनिया को निगलने की कोशिश करने की कीमत चुकानी पड़ सकती थी, लेकिन अभी वह किसी अन्य स्थिति के बारे में नहीं सोच सकता था। अगर वह उस विशालकाय को, जिसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी, अपनी पूरी ताकत वापस पाने दे, तो इस विशालकाय को मारना या हराना भी उसके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए वह अपनी किस्मत आजमाना चाहता था और विशालकाय की शक्ति के स्रोत को खा जाना चाहता था।
यदि वह ऐसा करने में सफल रहा तो विशालकाय पुनः नश्वर में परिवर्तित हो जाएगा और लिन हाओ उसे आसानी से मार सकता है। यह विचार उसके मन में तब आया जब दैत्य ने उसे अमर प्राणियों और संसार के बारे में बताया। उस विशालकाय को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिलहाल वह ये नहीं बता सकता था कि क्या गड़बड़ है। वह भी इस पल डरा हुआ था जब उसने महसूस किया कि वह ब्लैक होल जैसी दरार में खींचा जा रहा है। इससे पहले अगर वह खाना चाहता तो कुछ भी आसानी से खा सकता था, लेकिन इस समय ये जियाओ को लग रहा था कि विशालकाय की दुनिया को खाना बहुत मुश्किल था। दूसरी ओर लिन हाओ उस विशालकाय को उस बड़े काले छेद के अंदर खींचते हुए देखकर हैरान था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि भले ही विशालकाय मुक्त होने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी ताकत के साथ भी, जो ये जियाओ की तुलना में बहुत अधिक थी, वह मुक्त होने में असमर्थ था। संघर्ष जारी रहा। ये जियाओ विशालकाय की दुनिया को निगलने की कोशिश कर रहा था, जबकि विशालकाय दरार जैसे बड़े काले छेद में खींचे जाने से मुक्त होने के लिए निगलने की कोशिश कर रहा था। समय बीतता रहा और 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। ये जियाओ अभी भी दुनिया को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी कारण से वह ऐसा करने में असमर्थ था। लेकिन उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके और लिन हाओ के लिए विशाल को हराने का यही एकमात्र मौका था। ये जियाओ, क्या तुम जो कर रहे हो उसके बारे में तुम आश्वस्त हो? इस समय उसने अपने मन में दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन की आवाज सुनी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे इस बारे में यकीन है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो भले ही मैं स्वर्गीय नाशपाती के अंदर छिपकर बच सकता हूं, लेकिन लिन हाओ और गुप्त क्षेत्र के अंदर के अन्य लोग नहीं बच सकते। ठीक है, ये सच है। दिव्य आत्मा सम्राट ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन आप अभी भी एक अमर की दुनिया को निगलने के लिए बहुत कमजोर हैं। यदि आप वास्तव में दुनिया को निगलना चाहते हैं तो अपनी दिव्य आत्मा को मुक्त करें और विशालकाय दुनिया को ढकने का प्रयास करें। अपनी दिव्य आत्मा से इसे ढकने के बाद आप इसे उस कठिनाई से अधिक आसानी से निगल सकते हैं जिसका आप अभी सामना कर रहे हैं। जब ये शियाओ ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। जिस क्षण से उसकी आत्मा प्राचीन दिव्य आत्मा में विकसित हुई और उसकी चेतना का सागर दिव्य सागर में विकसित हुआ, उसने कभी भी अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य आत्मा को मुक्त कर दिया और जबकि दैत्य अभी भी संघर्ष कर रहा था, थोड़ी कठिनाई के साथ उन्होंने दैत्य की पूरी दुनिया को ढक लिया। खा जाओ, ये शियाओ चिल्लाया और खाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अरे चींटी, मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, चाहे तुम कहीं भी भागो। उस विशालकाय ने ये जियाओ पर चिल्लाया, लेकिन ये जियाओ ने इसे अनदेखा कर दिया और उसे जाने नहीं दिया। खाओ, खाओ, खाओ। आह, आह। संघर्ष जारी रहा। ये जियाओ निगलने की कोशिश कर रहा था और उसकी दिव्य आत्मा ने वास्तव में उसकी बहुत मदद की और विशालकाय दुनिया को निगलने में उसके संघर्ष को और आसान बना दिया। लगभग आधे घंटे के बाद ये जियाओ आखिरकार उस विशालकाय की दुनिया को निगलने में सक्षम हो गया। जिस क्षण उसने उस विशालकाय की दुनिया को सफलतापूर्वक निगल लिया, वह दर्द से चिल्लाया और अपनी चेतना खोते हुए वापस अपने मानव रूप में लौट आया। डकार, डकार। इसी समय वह दैत्य भी धप की ध्वनि के साथ जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि उस दैत्य ने अपनी चेतना नहीं खोई थी, लेकिन वह बिना रुके अपने मुंह से लगातार हरा खून उगल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसमें हिलने डुलने की भी ताकत नहीं बची थी। लिन हाओ, जो इन सभी चीजों को बगल से देख रहा था, चौंक गया। वह जल्दी से ये जियाओ की ओर चला गया और उसे देखा। जब उसने देखा कि ये जियाओ अभी भी सांस ले रहा था तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि ये जियाओ के शरीर के अंदर की आत्मा ऊर्जा बहुत अव्यवस्थित थी। मेरी दुनिया, वह चली गई। चींटी, तुमने मेरी दुनिया के साथ क्या किया है? विशाल बोलने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसने जो कहा उससे लिन हाओ समझ गया कि उस विशाल की दुनिया अब नहीं रही। वह दुनिया विशाल के लिए शक्ति का स्रोत थी और दुनिया के बिना वह एक नश्वर था जिसके पास एक बूंद भी आत्मिक ऊर्जा नहीं थी। लिन हाओ खड़ा हुआ और विशालकाय इंसान के सामने पहुंचा। उसने उसे ठंडी निगाहों से देखा और उसकी ठंडी निगाहों को देखकर विशालकाय डर गया। उसने कांपते हुए कहा, क्या देख रहे हो? चींटी, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने कोई लापरवाही की तो तुम एक भयानक मौत मरोगे। लिन हाओ ने कुछ नहीं कहा। यह उसके लिए विशालकाय को मारने का सही मौका था और ये जियाओ ने उसे जो मौका दिया था वह ऐसा था जिसे वह बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने टूटी तलवार उठाई जो अभी भी उसके हाथ में थी और नीचे वार किया। प्रकाश की एक घुमावदार किरण चमक उठी। उसके बाद टूटी तलवार उसके हाथ से गायब हो गई। लिन हाओ मुड़ा और ये जियाओ के पास वापस चला गया। न कुछ नहीं हुआ।
विशाल को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने अपने शरीर को भी देखा लेकिन उसे कोई कट नहीं मिला। वह अभी भी असमंजस में था कि तभी विशाल की गर्दन पर धीरे धीरे एक गहरी लाल रेखा उभरी और अगले ही पल उसका सिर उसकी गर्दन से अलग हो गया। उस दानव को ये सब आते हुए नहीं दिखा। वह असमंजस की स्थिति में मर गया। लिन हाओ एक बार फिर ये जियाओ के सामने आया और उसे घूर कर देखा। फिर उसने कठोर आवाज में कहा, ये जियाओ, मुझे नहीं पता कि तुम वास्तव में कौन हो, लेकिन चूंकि तुमने मुझे इस बार बचाया है तो इसे ऐसे मानो कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। जिस क्षण से तुमने मुझे पीछे छोड़ा, मैं एक बार फिर से तुमसे आगे निकलने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। लेकिन अब से मैं न केवल तुमसे आगे निकलना चाहता हूं, बल्कि मैं तुम्हें हर तरह से हराना भी चाहता हूं। अब से तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो, मेरे एकमात्र प्रतिद्वंद्वी। लिन हाओ ने ये जियाओ की बेहोश आकृति को गहराई से देखा, फिर उसे अपनी पीठ पर लाद लिया और खंडहर में गहराई तक चलना शुरू कर दिया। वह बहुत तेज था और पलक झपकते ही उस चमकीली जगह पर पहुंच गया। उसने तुरंत महसूस किया कि यहाँ बहुत सारे लोग जमा हैं और उनकी निगाहें सामने लगे लोहे के रैक पर टिकी हैं। लावा की नदी के बीच में लोहे के फ्रेम की 2 या 3 कतारें थीं। ये लोहे के फ्रेम किसी अज्ञात धातु से बने थे। वे तपते लावा में धंसे हुए थे और पूरी तरह सुरक्षित थे। हालांकि सभी की नजर लोहे के फ्रेम पर नहीं, बल्कि लोहे के फ्रेम की प्रत्येक पंक्ति के ऊपर जड़े हुए सामान पर केंद्रित थी। लिन हाओ ने ध्यान से देखा और ठंडी हवा में सांस ली। उसकी आंखें बेकाबू होकर चौड़ी हो गईं। पता चला कि प्रत्येक लोहे के फ्रेम पर विभिन्न हथियार थे जो प्रकाश से टिमटिमा रहे थे और उनमें से घनी मात्रा में आत्मिक ऊर्जा बह रही थी। इन हथियारों की रैंक कम नहीं थी, वे सभी निम्न श्रेणी के रहस्यमय रैंक के हथियारों से ऊपर थे। लोहे के फ्रेम की कुल 7 पंक्तियां थीं, जिनमें से प्रत्येक लोहे के फ्रेम पर 10 रहस्यमय रैंक के खजाने रखे हुए थे। ये सभी खजाने शीर्ष पायदान के थे। गुडोंग। लिन हाओ अवाक रह गया। उसने अपनी लार निगल ली और महसूस किया कि उसके गले से धुआं निकल रहा है। अगर वह कहता कि वह शांत रह सकता है तो ये झूठ होगा। अध्याय 207 काली तलवार। लिन हाओ भी एजियो ड्रैगन कंट्री जैसे थर्ड ग्रेड कंट्री से आया था। टूटी तलवार को छोड़कर उसके पास केवल एक गहन ग्रेड तलवार थी जो विशालकाय के खिलाफ लड़ते समय कांच की तरह टूट गई थी। अब उसके पास कोई तलवार नहीं थी। यहाँ इतने सारे खजाने देखकर लिन हाओ इन खजानों से कैसे प्रभावित नहीं हो सकता था, क्योंकि इनमें से कुछ खजाने तलवार के थे। इसके अलावा इन सभी तलवारों की रैंक निम्न श्रेणी के रहस्यमय रैंक से ऊपर थी। वहां 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हर कोई भेड़ियों और बाघों की तरह यहाँ के खजानों को घूर रहा था, लालच की आभा बिखेर रहा था। लालच के कारण हर किसी की आंखें लाल थीं। हालांकि जब लिन हाओ शांत हुआ तो उसके दिमाग में तुरंत एक सवाल उभरा। ऐसा क्यों था कि 100 से ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और उनके सामने इतने सारे खजाने थे, फिर भी वे असहाय होकर देख रहे थे। अचानक उसने एक युवक को अपने चाल कौशल का प्रदर्शन करते हुए खजाने की ओर दौड़ते देखा। एक पल में ही उसका शरीर मैग्मा नदी के पार बह चुका था, लेकिन जैसे ही उसकी हथेली ने हथियार पकड़ा, 2 लपटें अचानक सांपों की तरह फैल गईं और एक पल में उस युवक के शरीर में आग लग गई। इससे पहले कि वह युवक चीख भी पाता, वह जलकर राख हो चुका था। हिस। सभी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और ठंडी हवा में सांस ली। वे सभी अचंभित थे क्योंकि उनके दिल डर से धड़क रहे थे। लिन हाओ भी ये देखकर चौंक गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर का कोई निशान नहीं था। कुछ समय बाद एक अन्य मार्शल कलाकार, जो वास्तव में एक सुंदर युवती थी, ने तुरंत अपनी कमर से एक लंबा कोड़ा निकाला और रहस्यमयी खजाने की ओर बढ़ गई। बाकी सभी लोग युवा लड़की के कोड़े को आशा की एक किरण के साथ देख रहे थे। कोड़ा कई मीटर तक फैला, लेकिन खजाने तक पहुंचने से पहले ही वह 2 लपटों से जलकर राख हो गया। लड़की इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा राख हो गया। उसने जल्दी से जला हुआ कोड़ा एक तरफ फेंक दिया, अपनी पतली टांगों को लगातार पटकती रही और फिर नफरत से वहां से चली गई, क्योंकि वह अब और नहीं रहना चाहती थी। लिन हाओ एक बार फिर अचंभित रह गया। पता चला कि न केवल ये निषिद्ध क्षेत्र मनुष्यों के लिए पार करने योग्य नहीं था, बल्कि कोई भी वस्तु भी इससे होकर नहीं गुजर सकती थी। ऐसा लगता है कि कोई भी इन खजानों को यहां से नहीं ले जा सकता। मैं कहीं और जाकर देखूंगा। एक मोटा युवक आह भरकर और अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर कुछ पछतावे के साथ चला गया। उसकी ताकत मार्शल किंग दायरे के चौथे चरण में थी। इसके तुरंत बाद कई मार्शल आर्टिस्टों ने भी अफसोस में अपना सिर हिलाया और मंद आंखों से चले गए। हालांकि उनमें से अधिकांश ने अभी भी पीछे रहना और चुपचाप स्थिति को देखना पसंद किया। वे ऐसे ही जाने के लिए तैयार नहीं थे।
हर किसी का मूड बदल रहा था, लेकिन लिन हाओ इत्मीनान से खड़ा था, जबकि ये जियाओ अभी भी अपनी पीठ पर आराम कर रहा था। लिन हाओ ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये जियाओ। अचानक लिन हाओ ने एक लड़की की आवाज सुनी जो ये जियाओ को पुकार रही थी। उसने थोड़ा मुड़कर देखा और देखा कि दो खूबसूरत लड़कियां उसकी ओर देख रही थीं। ये दोनों लड़कियां उसकी और लिन हाओ की ओर देख रही थीं। आप झाओ यूफेई हैं, है ना? लिन हाओ ने अपने सामने खड़ी दो लड़कियों को देखा और उनमें से एक से पूछा। हाँ, मैं हूँ। आप कौन हैं और ये जियाओ बेहोश क्यों है? यह एक लंबी कहानी है और मेरे पास तुम्हें इसके बारे में बताने का समय नहीं है। तुम्हें बस ये जानना है कि मैं उसका दोस्त हूं और उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लिन हाओ ने भावहीनता से उत्तर दिया। झाओ यूफेई और उसके बगल में बैठी लड़की जो वास्तव में उसकी सगी बहन थी, झाओ किंग ए, दोनों ने लिन हाओ को अजीब तरह से देखा। ये पहली बार था जब कोई उन्हें देखकर भी इतना भावहीन था। हालांकि झाओ यूफेई लंबे समय तक एजियो ड्रैगन देश में रही है, लेकिन वह लिन हाओ से कभी नहीं मिली और इसलिए वह उसे पहचानने में असमर्थ थी। लिन हाओ के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, उसने दोनों महिलाओं को अनदेखा किया और भीड़ को उदासीनता से देखा। उसकी आंखों में शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था जब उसने कहा, यहाँ सभी लोग तथाकथित प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वे ये भी नहीं बता सकते कि इस क्षेत्र में कोई नियम है। हम सभी चौंक गए। उन्होंने लिन हाओ को संदेह से देखा। एक युवक ने दांत पीसते हुए कहा, बेटे, तुम बकवास कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। लिन हाओ ने उस युवक की ओर देखा और ठंडे स्वर में उत्तर दिया, हम। वह युवक तुरंत क्रोधित हो गया, लेकिन फिर भी वह सहन करने में सक्षम था। उसने कुछ नहीं कहा। क्या आप कुछ समय के लिए उसकी देखभाल करने में मेरी मदद कर सकते हैं? उस युवक की प्रतिक्रिया देखकर लिन हाओ मुस्कुराया, फिर उसने झाओ यूफेई को देखा और पूछा। झाओ यूफेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं करूंगी। मुझे और ये शियाओ को भी दोस्त माना जा सकता है। लिन हाओ ने अपना सिर हिलाया और झाओ यूफेई के सामने ये जियाओ को नीचे रख दिया। फिर सभी की नजरों के सामने उसने कुछ पत्थर उठाए, खड़े हुए और उन्हें लोहे के तख्ते की 7 पंक्तियों की ओर फेंक दिया। विज। पहला पत्थर धीमा था और हवा में बिजली गिरने से सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया। विज। दूसरा पत्थर, जो थोड़ा तेज था, एक ही वार में राख में बदल गया। हर कोई चुपचाप देख रहा था, उन्हें नहीं पता था कि किन यान क्या सोच रहा था, और यहां तक कि झाओ यूफेई और झाओ किंग एर भी संदेह से भरे हुए थे। किन यान की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। उसने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से लोहे की रैक की 7 पंक्तियों की ओर पत्थर फेंका। 100। वह पत्थर आश्चर्यजनक गति से खजाने की ओर बढ़ा। डिंग। इस बार पत्थर को रोकने के लिए कोई आग नहीं दिखी। पत्थर सीधे उस खजाने से टकराया जिस पर लिन हाओ निशाना साध रहा था। उस खजाने की सतह पर लहरें दिखाई दी और पत्थर धीरे धीरे मैग्मा नदी में गिर गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस समय सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और वे अतुलनीय रूप से चकित हो गए। जब उन्होंने फिर से लिन हाओ को देखा तो उनकी आंखों में श्रद्धा का एक और संकेत भी था। वे सभी समझ गए कि लिन हाओ उन्हें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था। लिन हाओ ने यह बात सभी लोगों को इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वह मूर्ख था, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर वह अकेले ही सारे खजाने ले लेगा तो वह सभी का ध्यान आकर्षित करने के साथ साथ लालच और घृणा भी आकर्षित करेगा, और फिर भविष्य में उसके लिए केवल मुसीबत ही इंतजार कर रही होगी। यद्यपि वह मुसीबतों से नहीं डरता था, परंतु वह बिना किसी कारण के मुसीबत में भी नहीं पड़ना चाहता था। सभी की चौकस निगाहों के बीच लिन हाओ ने अपने प्रयोग जारी रखे। इसके बाद उसने तीनों पत्थरों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और अपनी तीखी निगाहें उन 3 धातु के फ्रेमों पर टिका दी। एक जोरदार चीख के साथ उसने अपनी पूरी ताकत से उन पत्थरों को बाहर फेंका और तीनों पत्थर तीर की तरह निकल गए। डिंग, डिंग, डिंग। इस बार तीनों पत्थर छाया की तरह मैग्मा नदी से गुजरे और सीधे 3 खजानों से टकराए, एक कृपाण, एक तलवार और एक कवच। बिना किसी अपवाद के तीनों पत्थर धीरे धीरे धातु के फ्रेम के ऊपर से गिर गए और तीनों खजानों से टकराने के बाद नदी में पिघल गए। क्या तुमने देखा? लिन हाओ ने उदासीनता से भीड़ पर नजर घुमाए और कहा, यह जाल यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि इसे किसी ने यहाँ इसलिए छोड़ा है ताकि तुम इसे तोड़ न सको, बल्कि ये देखने के लिए है कि क्या तुम इसे तोड़ सकते हो। लोहे की रैक की प्रत्येक पंक्ति में अलग अलग गति प्रतिबंध हैं। जब तक तुम पर्याप्त तेज हो, तुम चेक पॉइंट पार कर सकते हो और खजाना प्राप्त कर सकते हो। ये कहने के बाद उसने शांत भाव से लोहे की रैक पर रखे खजानों पर नजर डाली।
वहां भाले, तलवारें, नश्तर और तरह तरह के हथियार थे। उसे एक तलवार ने आकर्षित किया। उसका ब्लेड गहरे काले रंग का था और उसमें से एक डरावनी आभा निकल रही थी। लिन हाओ की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। वह धीरे धीरे अपने पैरों को हिला रहा था, अपनी सारी आत्मिक ऊर्जा अपने पैरों पर इकट्ठी कर रहा था। फिर उसने जमीन पर अपने पैर पटके और हवा के झोंके की तरह वह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह निराकार लग रहा था और पीछे उसकी कई छवियां छोड़ रहा था। उसके कार्यों से सभी लोग चकित थे। इतनी तेजी! लिन हाओ हवा के झोंके की तरह था। एक पल में उसने अपने और उस काली तलवार के बीच की दूरी को पाट लिया और लोहे के फ्रेम पर हल्के से पैर रख दिया। उस क्षण सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। लिन हाओ ने लापरवाही से काली तलवार पकड़ी और उसे बाहर खींच लिया। फिर वह एक बार फिर हवा की तरह जाल क्षेत्र से बाहर कूद गया और जमीन पर उतर गया। तभी उसने गहरी सांस ली, जैसे वह किसी सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गया हो जहां कोई खतरा नहीं था। अध्याय 208 मार डालो। लिन हाओ झाओ युफेई के पास लौटा और एक बार फिर ये शियाओ को अपनी पीठ पर लाद लिया। फिर उसने झाओ युफेई की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। ये कहकर जैसे ही वह जाने वाला था, झाओ किंग, जो पूरे समय चुप थी, बोली, तुम हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? क्या? लिन हाओ को समझ में नहीं आया कि झाओ किंग क्या कहना चाह रही थी, लेकिन जब उसने झाओ किंग की तरफ देखा तो उसने देखा कि वह ये जियाओ की बेहोश आकृति को देख रही थी। उसे तुरंत समझ में आ गया कि वह और ये जियाओ एक दूसरे से परिचित थे। गुप्त क्षेत्र अज्ञात खतरों से भरा है। हम यहाँ केवल 2 महीने के लिए हैं और इन 2 महीनों में ही हमने अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक खतरों का सामना किया है और फिर भी हमने संपूर्ण गुप्त क्षेत्र का पता नहीं लगाया है। यदि हम एक साथ होते तो हम आने वाले खतरों का अधिक आसानी से सामना कर सकते थे। झाओ किंग ने बताया कि उसके निमंत्रण के पीछे 2 कारण थे। पहला, क्योंकि लिन हाओ ने कहा था कि वह ये शियाओ का दोस्त है, लेकिन ये शियाओ इस समय बेहोश है। किसी भी तरह से अगर लिन हाओ ये शियाओ का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, तो ये शियाओ के लिए लिन हाओ के साथ रहना बहुत खतरनाक है। ये जियाओ ने उसे ड्रैगन के खून की एक बूंद देकर उसकी बहुत मदद की है और उसकी बहन भी ये जियाओ से परिचित लग रही थी। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि ये जियाओ के साथ कुछ बुरा हो। उसके निमंत्रण के पीछे दूसरा कारण लिन हाओ की क्षमता थी। लिन हाओ ने जो कुछ दिखाया है उससे वह भी दंग रह गई है और उसने अपने दिल में स्वीकार किया है कि लिन हाओ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर लिन हाओ उसके साथ मिलकर काम करे तो यह उसके और झाओ युफेई के लिए फायदेमंद होगा। ये जियाओ भी था। उसे ये जियाओ की ताकत और क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। उसने इंपीरियल गार्डन में अपनी आंखों से ये जियाओ की क्षमता देखी है। उसके जागने के बाद वह भी उसकी बहुत मदद करेगा। नहीं, मुझे अकेले रहना पसंद है। उसे आश्चर्य हुआ कि लिन हाओ ने वास्तव में उसके साथ मिलकर काम करने से इनकार कर दिया। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे बोलने का कोई मौका दिए बिना लिन हाओ उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। अंडस्को 6 महीने बाद अंडस्को। लिन हाओ ने अचेत ये जियाओ को हर जगह अपने साथ ले जाते हुए गुप्त क्षेत्र में साहसिक कार्य शुरू कर दिया। ये शियाओ को होश खोए 6 महीने हो चुके हैं और अभी भी उसके होश में आने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। उसके शरीर के भीतर की अराजक ऊर्जा भी अधिक से अधिक हिंसक होती जा रही थी। लिन हाओ को यह नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह सब निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से अमर दानव से संबंधित था। उसे आश्चर्य सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। वह ये भी महसूस कर सकता था कि ये जियाओ की ताकत हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और अब ये जियाओ पहले से ही मार्शल किंग दायरे के 9वें चरण में था। ये शियाओ अभी भी बेहोश था लेकिन उसकी ताकत वास्तव में बिना साधना के इतनी बढ़ गई थी। ये देखकर लिन हाओ को वाकई आश्चर्य हुआ। अब जाकर उसे पता चला कि ये शियाओ की साधना की गति कितनी भयानक हो सकती है। ये जियाओ ने इन 6 महीनों में थोड़ी सी भी साधना नहीं की, लेकिन फिर भी उसकी ताकत अपने आप ही 4 छोटे चरणों से बढ़ गई। लेकिन लिन हाओ महसूस कर सकता था कि जितनी अधिक ये जियाओ की ताकत बढ़ी, उतनी ही अधिक उसकी आत्मिक ऊर्जा उसके शरीर के भीतर हिंसक हो गई। खैर, लिन हाओ भी साधना के मामले में ये जियाओ की तुलना में कमजोर नहीं है। उसने ये जियाओ को हर जगह अपने साथ ले जाते हुए गुप्त क्षेत्र में अवसरों की तलाश की और आखिरकार 6 महीने के बाद उसकी साधना भी मार्शल किंग क्षेत्र के 9वें चरण में थी, ये जियाओ की तरह। उसके और ये जियाओ के बीच एकमात्र अंतर ये था कि ये जियाओ ने थोड़ी सी भी साधना नहीं की थी, जबकि लिन हाओ ने गुप्त क्षेत्र में मिलने वाले अवसरों का उपयोग मार्शल किंग क्षेत्र के 9वें चरण तक साधना करने के लिए किया था।
अभी लिन हाओ एक जंगल में चल रहा था, जबकि ये जियाओ अपनी पीठ के बल आराम कर रहा था और उसकी आंखें बंद थीं, जैसे कि वह शांति से सो रहा हो, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ बेहोश था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। लेकिन अचानक उसे अपने सामने से एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। साथ ही शक्तिशाली शॉकवेव के साथ घना धुआं भी बाहर निकला और उसकी ओर बढ़ा। लिन हाओ ने जल्दी से ये जियाओ को जमीन पर उतारा, अपना हाथ हिलाया, जिससे आने वाली लहरें दूर हो गईं। जब आघात तरंगे शांत हुई, तो उसने एक जादुई जानवर को देखा, जिसका शरीर बहुत बड़ा था और जो अत्यधिक शक्तिशाली था, अपनी ओर आ रहा था। ये जादुई जानवर 10 मीटर से ज्यादा लंबा और दर्जनों मीटर लंबा था। इससे पहले मनुष्य चींटियों की तरह ही छोटे थे। इसके अलावा इसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। जब यह भयंकर हमले कर रहा था, तो इसके शरीर के चारों ओर आग की लपटें थीं। जब हमला हुआ, तो इसने स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोर दिया और एक ही दहाड़ ने दुनिया को हिला दिया। जादुई जानवर की ताकत बहुत शक्तिशाली थी और उसकी ताकत भयंकर थी। ये बस कुछ ऐसा था जो लिन हाओ ने पहले कभी नहीं देखा था, और निश्चित रूप से सबसे क्रूर जानवर जो लिन हाओ ने कभी देखा था, सिवाय उस विशालकाय मानव के जो खंडहर में दबा हुआ था। वह जादुई जानवर बहुत शक्तिशाली था। वह वास्तव में ग्रेड 6 का जादुई जानवर था। ग्रेड 6 जादुई जानवर। लिन हाओ ने पाया कि जादुई जानवर सरल नहीं था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, जिसमें न केवल क्रोध था बल्कि कुछ अजीबोगरीब बातें भी थीं, जैसे कि उसका दिमाग धो दिया गया हो। इसके अलावा भले ही उसके पास बहुत शक्तिशाली ताकत थी, लेकिन उसके शरीर के अंदर की शक्ति बहुत कमजोर थी। उसके व्यवहार को देखते हुए लिन हाओ ने निष्कर्ष निकाला कि इस जादुई जानवर का दिमाग धोया गया था। ये कहने के बजाय कि यह एक प्रभावशाली जादुई जानवर था, ये कहना अधिक सटीक होगा कि यह एक रक्तपिपासु क्रूर जानवर था जो देखते ही मार डालता था। इसके अलावा इस जानवर के भयंकर रूप से ही कोई यह कह सकता था कि इस जादुई जानवर के शरीर में जो बह रहा था वह कुलीनता का खून था। लेकिन वर्तमान में ये सब बेकार था, क्योंकि इसका दिमाग धोया गया था और बहुत लंबे समय तक सील कर दिया गया था। यही कारण था कि यह अब तक बिना खाए पिए जीवित रहा। दुख की बात है कि यह पहले ही वध के लिए एक उपकरण बन चुका था। ये कहने के बजाय कि यह जीवन का शरीर था, ये कहना बेहतर होगा कि यह एक ऐसा उपकरण था जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। ये कौन हो सकता है जिसने वास्तव में इस जानवर को यहाँ सील कर दिया है, और चूंकि यह जानवर यहाँ सील है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा छिपा हुआ है। लिन हाओ ने जादुई जानवर को देखा और अपने दिल में बुदबुदाया। गर्जन। वह जादुई जानवर जोर से दहाड़ता हुआ लिन हाओ की ओर झपटा। उसके बड़े राक्षसी चेहरे पर भयंकर भाव थे। उसकी बड़ी आंखों में लाल रोशनी की 2 किरणें चमक उठी। मैं तुम्हारे ऊपर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जादुई जानवर की निकट आती आकृति को देखते हुए लिन हाओ ने धीमी आवाज में बुदबुदाया और अपना हाथ लहराया। उसके हाथ में अचानक एक टूटी हुई तलवार प्रकट हुई और एक अत्यंत दमनकारी टूटी तलवार से आभा फूट पड़ी। इस समय लिन हाओ के शरीर से एक भयानक तलवार का इरादा फूट पड़ा जो सब कुछ फाड़ देना चाहता था। मेरी वर्तमान शक्ति देव हत्या तलवार और अनुप्रस्थ छाया तलवार के दूसरे वार के साथ मिलकर तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त होगी। लिन हाओ ने जादुई जानवर को देखा जो पहले से ही उसके सामने आ चुका था और कहा, ट्रांसवर्सिंग शैडो स्वॉर्ड दूसरा स्लैश। एक भयानक तलवार के इरादे के साथ एक तेज टूटी हुई तलवार जादुई जानवर के शरीर पर गिर गई और आकाश में भगवान का वध करने वाली तलवार की एक विशाल सुनहरी छवि दिखाई दी जो उस पर भी गिर गई। गर्जन। जादुई जानवर को लिन हाओ की तलवार से बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसके रुकने या चकमा देने का कोई संकेत नहीं था। चूंकि यह 6ठी श्रेणी का जादुई जानवर था, इसलिए इसकी बुद्धि किसी भी तरह से एक वयस्क मनुष्य से कमतर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी बड़े खतरे और मौत के खतरे को महसूस करते हुए इसने बचने की कोशिश नहीं की। लिन हाओ के हमले से बचने की कोशिश न करने का केवल एक ही कारण था, और वह कारण ये था कि इस जादुई जानवर को अंधेरे में किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, और जो ग्रेड 6 मैजिकल जानवर को नियंत्रित कर सकता था वह पीक मार्शल एंसेस्टर रियल मार्शल कलाकार से कमजोर नहीं होना चाहिए। बूम। गर्जन। जादुई जानवर लिन हाओ के भयानक हमले से टकराया और अपनी आखिरी दहाड़ लगाई। लिन हाओ द्वारा अभी अभी किए गए ट्रांसवर्सिंग शैडो स्वॉर्ड के दूसरे वार से वह बीच से 2 भागों में कट गया। लिन हाओ भी उड़ गया और उसने मुंह भर खून उगल दिया। इस समय टूटी तलवार भी उसके हाथ से गायब हो गई। लिन हाओ रेंग कर ऊपर आया और जादुई जानवर के 2 हिस्सों को देखा और राहत की सांस ली। उसे यकीन नहीं था कि वह जादुई जानवर को सिर्फ एक वार से मार सकता है,
लेकिन चूंकि यह सबसे शक्तिशाली शक्ति थी जो वह अभी दिखा सकता था, इसलिए उसे 90% यकीन था कि वह जादुई जानवर को मार सकता है। अध्याय 209 एक और अमर। जादुई जानवर को मारने के बाद लिन हाओ ने अपने आसपास की खोज शुरू कर दी ताकि वह उस व्यक्ति को ढूंढ सके जो जादुई जानवर को नियंत्रित कर रहा था। यदि तुम मुझे खोज रहे हो तो परेशान मत हो, तुम अपनी वर्तमान शक्ति से मुझे नहीं ढूंढ सकते। अचानक लिन हाओ को हर तरफ से एक बूढ़ी कर्कश आवाज आती हुई सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा लेकिन फिर भी उसे कोई नजर नहीं आया। आप कौन हैं? आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? लिन हाओ ने ठंडे स्वर में पूछा क्योंकि वह उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसने अभी बात की थी। मैं यहाँ लाखों वर्षों से किसी भाग्यशाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी कोई नहीं आया। फिर अचानक 8 महीने पहले मुझे अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव महसूस हुआ और मैंने महसूस किया कि बहुत से लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। 8 महीने की प्रतीक्षा के बाद आप यहाँ आने वाले तीसरे व्यक्ति हैं और मेरी परीक्षा में सफल होने वाले पहले व्यक्ति हैं। वह बूढ़ी और कर्कश आवाज एक बार फिर हर तरफ से गूंज उठी। वह व्यक्ति जो भी था उसने लिन हाओ के सवाल को नजरअंदाज कर दिया और जो कहना था वह कहता रहा। लिन हाओ ने असमंजस में कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता वह बूढ़ी आवाज एक बार फिर गूंजी, छोटे साथी, मेरी एक मदद करो और मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूं। तुम सच में एक अच्छे सपने देखने वाले हो, लिन हाओ ने ठंडे स्वर में कहा और फिर वह ये जियाओ के सामने पहुंचा, उसे एक बार फिर अपनी पीठ पर लादा और इस जगह से जाने के लिए तैयार हो गया। उसे अंदाजा है कि यह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से एक बहुत ही भयानक अस्तित्व है, शायद उस विशालकाय से भी अधिक भयानक जिसके खिलाफ उसने और ये जियाओ ने पहले लड़ाई लड़ी थी। आप यहाँ कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे अपना गुरु स्वीकार करें, मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप मेरी एक चीज में मदद कर सकें तो मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। शायद आपको पता न हो, लेकिन ये सबसे बड़ा उपहार है जो मैं आपको अभी दे सकता हूं। उस बूढ़े ने फिर कहा। लिन हाओ ने रुककर एक पल सोचा और फिर कहा, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मेरे पास अनुमान लगाने का खेल खेलने का समय नहीं है। अगर तुम मेरी मदद चाहते हो तो पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तुम लाखों सालों से यहाँ क्यों हो? क्या तुम अमर हो और तुम मुझसे किस तरह की मदद चाहते हो? हाँ, आप एक सीधे सादे व्यक्ति हैं, मुझे ये पसंद है। लिन हाओ की बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति हंसने लगा और फिर बोला, मेरा नाम यांगवू है और हाँ, मैं एक अमर हूँ। मैं आपको अपनी कहानी नहीं बताऊंगा, आपको बस ये जानना होगा कि मुझे मेरे दुश्मनों ने यहाँ निचले क्षेत्र में सील कर दिया था और किसी को भी सील खोलने से रोकने के लिए उन्होंने उस भूमि के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया जहां उन्होंने मुझे सील किया था, जिससे ये गुप्त क्षेत्र बना। मैं यहाँ सैकड़ों हजारों वर्षों से बंद था, उस व्यक्ति की प्रतीक्षा में जो इस मोहर को खोल सके। मुझे यकीन नहीं है कि आप उस मोहर को खोल पाएंगे या नहीं, लेकिन इसकी बहुत अधिक संभावना है कि आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे यहाँ बंद करने वाली सील को खोलने के लिए आपको एक बहुत ही खतरनाक जगह में प्रवेश करना होगा, कई डरावने जानवरों से लड़ना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में आपको कुछ अच्छी चीजें भी मिल सकती हैं जो आपको मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकती हैं। यदि तुम मुझे खोलने में असफल रहे तो तुम निश्चित रूप से उसी स्थान पर मर जाओगे, लेकिन यदि तुम सफल हो गए तो तुम्हें मेरा शिष्य बनने का अवसर मिलेगा। अपने जन्म से लेकर अब तक मैंने कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया। एक अमर का शिष्य बनना तुम्हारे लिए पहले से ही बहुत सौभाग्य की बात है, मेरे जैसे अमर राजा का शिष्य बनना तो दूर की बात है। मैं न केवल तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपने साथ ऊपरी क्षेत्र में भी ले जाऊंगा। वहां तुम उन संसाधनों के साथ बहुत तेजी से साधना कर सकते हो जो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बात पूरी की और उसकी बात सुनकर लिन हाओ चौंक गया। अगर वह सफलतापूर्वक सील खोल लेता तो न केवल वह एक अमर का शिष्य बन सकता था, बल्कि वह नीला आकाश महाद्वीप की सीमा तक साधना करने की आवश्यकता के बिना भी ऊपरी क्षेत्र में जा सकता था। यह प्रस्ताव वास्तव में बहुत ही आकर्षक था, लेकिन वह फिर भी शांत रहा और पूछा, मैं आप पर विश्वास क्यों करूं? आप एक अमर हैं, रिहा होने के बाद आप मुझे मार सकते हैं जैसे कि आप एक चींटी को मार रहे हैं, इसलिए मुझे ये क्यों विश्वास करना चाहिए कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे और मुझे ऊपरी क्षेत्र में ले जाएंगे? यह एक अच्छा सवाल है। आपको मुझ पर क्यों विश्वास करना चाहिए? खैर, मेरे पास आपको विश्वास दिलाने का कोई तरीका नहीं है और ऐसा नहीं है कि मैं आपको उस खतरनाक जगह में प्रवेश करने और सील खोलने के लिए मजबूर कर रहा हूं। यह आपकी पसंद है कि आप वहां जाना चाहते हैं या नहीं।
मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि मेरे पास आपको विश्वास दिलाने का कोई तरीका नहीं है, फिर भी आप जोखिम उठा सकते हैं। हो सकता है मैं जो कह रहा हूं वह सच हो। बूढ़े आदमी ने एक बार फिर कहा और उसके बात करने के तरीके से लिन हाओ को समझ में आ गया कि उसे ही चुनाव करना है। अगर वह ये जोखिम उठाता तो शायद वह ऊपरी क्षेत्र में जाकर इस बूढ़े आदमी की मदद से वहां खेती कर सकता था। लेकिन इस बात की भी संभावना थी कि बूढ़ा आदमी रिहा होने के बाद उसे मार देगा। बहुत लंबे समय तक सोचने के बाद लिन हाओ ने आखिरकार एक निर्णय लिया और कहा, मेरी 3 शर्तें हैं और यदि आप उन्हें पूरा करने का वादा करते हैं तो मैं आपको खोलने की कोशिश कर सकता हूं। तुम्हारी शर्तें क्या हैं? उस बूढ़े आदमी की आवाज एक बार फिर हर तरफ से गूंज उठी। मेरी पहली शर्त यह है कि आपको मेरे साथ एक और व्यक्ति को ऊपरी क्षेत्र में लाना होगा। लिन हाओ ने उत्तर दिया। क्या आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वह आपकी पीठ पर बैठा व्यक्ति है? उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। नहीं, वह नहीं है। लिन हाओ ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं वादा करता हूं। मुझे अपनी बाकी 2 शर्तें बताओ। उस बूढ़े व्यक्ति ने पहली शर्त स्वीकार कर ली और लिन हाओ से वादा किया। मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपको गुप्त क्षेत्र के बंद होने तक प्रतीक्षा करनी होगी, उसके बाद ही आप मुझे और एक अन्य व्यक्ति को ऊपरी क्षेत्र में ले जाएंगे। मुझे कुछ काम करने हैं, तभी मैं बिना किसी चिंता के ऊपरी क्षेत्र में जा पाऊंगा। अच्छा, मैं सहमत हूं। लिन हाओ ने अपनी दूसरी शर्त बताई और उस बूढ़े व्यक्ति ने एक बार फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी दूसरी शर्त से सहमति जताई। मेरी तीसरी शर्त यह है कि आप देखें कि क्या आप उसकी वर्तमान स्थिति में उसकी मदद कर सकते हैं। मैंने मना कर दिया। लिन हाओ ने अपनी तीसरी शर्त बताई जो ये जियाओ के बारे में थी, लेकिन दुर्भाग्य से बूढ़े व्यक्ति ने साफ मना कर दिया। क्या? क्यों? लिन हाओ को आश्चर्य हुआ कि बूढ़े आदमी ने वास्तव में मना कर दिया। उसका सोचने का तरीका यह था कि चूंकि यह बूढ़ा आदमी अमर था, इसलिए वह ये जियाओ की मदद कर सकता था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उस बूढ़े ने वास्तव में उसकी तीसरी शर्त से सहमत होने से इनकार कर दिया। क्योंकि मैं उसका इलाज नहीं कर सकता, मैं उसके शरीर के भीतर दुनिया की शक्ति को महसूस कर सकता हूं जो उसकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से टकरा रही है। उसे निश्चित रूप से किसी अमर ने घायल किया था। 6 महीने पहले मुझे दुनिया की शक्ति का एहसास हुआ और शायद यह उस समय की बात है जब ये छोटा सा साथी घायल हुआ था। अगर यह केवल दुनिया की शक्ति होती तो भी मैं उसकी मदद कर सकता था, लेकिन उसके शरीर और डेंटियन के अंदर की मौजूदा स्थिति बहुत अराजक है। उसकी मदद करने के लिए आपको एक अमर रैंक स्पिरिट जड़ी बूटी की आवश्यकता होगी जो केवल ऊपरी क्षेत्र में ही मिल सकती है, यहां नहीं। इसलिए मैं किसी भी तरह से मदद करने में असमर्थ हूं। बूढ़े आदमी ने लिन हाओ को समझाया कि उसने उसकी तीसरी शर्त क्यों नहीं मानी। लिन हाओ को यह सुनकर भ्रम हुआ कि बूढ़े आदमी ने दुनिया की शक्ति के बारे में बात की थी। उसे जो याद था उसके अनुसार ये शियाओ को कभी भी विशालकाय व्यक्ति द्वारा दुनिया की शक्ति से नहीं मारा गया था। तभी उसे अचानक याद आया कि जब विशाल और ये शियाओ दोनों जमीन पर गिर गए थे और विशाल नश्वर बन गया था, तो वह चिल्ला रहा था, तुमने मेरी दुनिया के साथ क्या किया है? इसका मतलब यह है कि उस भयानक टक्कर के दौरान जब ये जियाओ एक ड्रैगन में बदल गया और उसके बड़े मुंह के सामने एक ब्लैक होल जैसी दरार दिखाई दी, तो कुछ हुआ होगा और यह निश्चित रूप से दुनिया की शक्ति से संबंधित है। यहां तक सोचते हुए लिन हाओ ने एक लंबी सांस ली और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए सहमत हूं। मुझे बताएं कि मैं उस स्थान में कैसे प्रवेश कर सकता हूं जिसके बारे में आपने बात की है, और मैं उस मुहर को कैसे खोल सकता हूं जो आपको सैकड़ों हजारों वर्षों से यहां सील कर रही है। बहुत सी बातें सोचने के बाद लिन हाओ आखिरकार बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए तैयार हो गया। जहां तक ये जियाओ का सवाल है, उसने सोचा कि वह ये जियाओ को बाहर लाकर उसके मालिक ग्रैंडमास्टर वान को सौंप देगा। अध्याय 210 गुप्त स्थान। हा, अच्छा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने सही निर्णय लिया है। यदि आप वास्तव में मुझे मुक्त कर सकते हैं तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा मैंने कहा था। लिन हाओ को यह कहते हुए सुनकर कि उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार है, वह बूढ़ा आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। 100 मीटर सीधे जाओ और तुम्हें एक बहुत छोटी सी गुफा मिलेगी। जैसे ही तुम उस गुफा में प्रवेश करोगे, तुम्हें वहां एक वेदी दिखाई देगी। बस अपने खून की कुछ बूंदें वेदी पर गिरा दो और वह वेदी तुम्हें एक बहुत ही गुप्त स्थान पर ले जाएगी। वहां तुम्हें एक सुनहरा द्वार खोजना होगा। जब तुम सुनहरा द्वार पालोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कर्कश आवाज में लिन हाओ को सारी बातें समझा दी। लिन हाओ ने अपना सिर हिलाया और सीधा दौड़ने लगा और जल्द ही वह उस छोटी सी गुफा के सामने पहुंच गया।
ये छोटी सी गुफा बहुत छोटी थी। अगर उसे गुफा में जाना होता तो उसे आधा झुकना पड़ता और फिर अंदर जाना पड़ता। छोटे दोस्त, क्या तुम सच में उस बच्चे को अपने साथ उस खतरनाक जगह पर ले जाना चाहते हो? तुम जिस जगह जा रहे हो वह वाकई खतरनाक है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम बस मजाक कर सको। जब लिन हाओ छोटी सी गुफा को देख रहा था तो उसने एक बार फिर बूढ़े आदमी की आवाज सुनी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे यकीन है। ये जियाओ ने मेरी जान बचाई है और अब जब वह इस स्थिति में है तो मैं उसे कैसे पीछे छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर बूढ़े ने कुछ नहीं कहा और लिन हाओ भी ये शियाओ को अपनी पीठ पर बिठाकर छोटी सी गुफा में प्रवेश कर गया। जल्द ही वह उस वेदी के सामने पहुंच गया जिसके बारे में बूढ़ा आदमी बात कर रहा था। ये वेदी इतनी बड़ी थी कि इस पर एक साथ 10 लोग बैठ सकते थे। वह वेदी के बीच में गया और अपने खून की कुछ बूंदें गिरा दी जिससे वेदी चमकदार लाल रोशनी से चमक उठी। जल्द ही प्रकाश गायब होने लगा और जब प्रकाश गायब हो गया तो लिन हाओ कहीं नहीं मिला। अंडस्को गुप्त क्षेत्र के केंद्र में जमीन से 3000 फीट नीचे अंडस्को। यह एक विस्तृत क्षेत्र था जो चट्टानी दीवारों से घिरा हुआ था और इन चट्टानी दीवारों पर अनेक चंद्रमणि जड़े हुए थे जिससे आसपास का क्षेत्र दिन के समय सूर्य के प्रकाश की तरह चमकदार रोशनी से चमकता था। इसी समय एक हल्की लाल बत्ती चमकी और एक आकृति, नहीं, ये 2 आकृतियां थीं जो कहीं से प्रकट हुई। ये 2 आकृतियां थीं लिन हाओ और बेहोश ये जियाओ जो अभी भी लिन हाओ की पीठ पर आराम कर रही थी। वह वेदी उसे यहां ले आई। उसे नहीं पता था कि वह अभी कहाँ है, लेकिन उसकी आंखों में कोई संदेह नहीं था कि वह अभी भी गुप्त क्षेत्र के अंदर है। उसने चारों ओर देखा और चट्टान की दीवारों पर अनगिनत चांद के पत्थर देखे। यह क्षेत्र बहुत चौड़ा था। उसने ये जियाओ को नीचे बिठाया और सुनहरे दरवाजे की तलाश शुरू की, लेकिन वह नहीं मिला। उसे 3 अलग अलग दिशाओं में जाने वाले 3 छोटे रास्ते मिले। वह समझ गया कि उसे आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता चुनना होगा और उस रास्ते पर चलना होगा। उसे अभी भी वह बात याद थी जो बूढ़े ने उससे पहले कही थी। ये जगह खतरों से भरी थी। मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? लिन हाओ ने सोचना शुरू किया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। चूंकि वह रास्ता नहीं चुन सकता था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा विचार न करने का फैसला किया। उसने एक बार फिर ये जियाओ को अपनी पीठ पर लादा और बेतरतीब ढंग से एक रास्ता चुना और उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। तस्क तस्क तस्क। करीब 20 मीटर चलने के बाद अचानक उसे सामने से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह तुरंत सतर्क हो गया और ज्यादा सावधानी से चलने लगा। जल्द ही वह रास्ता समाप्त हो गया और वह दूसरे खुले क्षेत्र में पहुंच गया, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इस क्षेत्र में कुछ कंकाल घूम रहे थे जिनके हाथों में एक लंबा ब्लेड था। वे एक गार्ड की तरह काम कर रहे थे जो क्रम से दाएं बाएं घूम रहे थे। इन कंकालों के व्यवहार से पता चलता है कि वे बहुत सतर्क थे, जैसे कि वे किसी चीज की रक्षा कर रहे हों। लिन हाओ ने गिनती की और देखा कि यहाँ 7 कंकाल थे और इन कंकालों की ताकत मार्शल सम्राट क्षेत्र के दूसरे या तीसरे चरण के आसपास थी। उनकी आंखों की कोठरियां खाली थीं और उनके पीछे लिन हाओ ने एक बड़ी मेज देखी और उस मेज के ऊपर उसने एक सुनहरे रंग का सेब देखा। वह सुनहरा सेब क्या है? क्या इसमें कुछ खास है? लिन हाओ ने सोचा, फिर उसने अपना सिर हिलाया और अपने दिल में कहा, हम इन कंकालों की देखभाल करने के बाद पता लगा लेंगे। लिन हाओ पहले से ही 9वें चरण के मार्शल किंग दायरे के मार्शल कलाकार थे और ये जियाओ की तरह वह अपने साधना स्तर से ऊपर के प्रतिद्वंद्वी से भी लड़ सकते थे। उनकी नज़र में इन 7 कंकालों की देखभाल करना, जिनकी ताकत केवल दूसरे या तीसरे चरण के मार्शल सम्राट दायरे के मार्शल कलाकार के आसपास थी, एक चींटी को मारने जितना आसान था। बिना और समय बर्बाद किए वह एक बार फिर आगे बढ़ा और जल्द ही उन 7 कंकालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तस्क तस्क तस्क। वे कंकाल अजीब सी आवाज के साथ उसकी ओर झपटे और अपनी लंबी तलवारों से उस पर वार करने लगे। लिन हाओ ने उन्हें चकमा देने की कोशिश भी नहीं की। वह खड़ा रहा और उसके हाथ में एक काले रंग की तलवार दिखाई दी। यह तलवार वही तलवार थी जो उसने विशालकाय को मारने के बाद खंडहर से प्राप्त की थी। उसने कोई मार्शल आर्ट कौशल नहीं दिखाया, सिर्फ अपनी तलवार की नीयत पर भरोसा करके उसने काली तलवार को काट दिया और सफेद रोशनी की एक भयानक किरण ने 7 कंकालों को कई टुकड़ों में काट दिया। गहरी सांस लेते हुए लिन हाओ गोल्डन एप्पल की ओर बढ़ा, लेकिन 10 कदम भी आगे बढ़ने से पहले ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह जल्दी से पीछे मुड़ा और एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। उन 7 कंकालों की हड्डियां एक बार फिर एक दूसरे से जुड़ने लगीं और जल्द ही 7 कंकाल लिन हाओ के सामने खड़े थे। उनकी हड्डियों पर एक भी खरोंच नहीं थी।
लिन हाओ ने जब ये दृश्य देखा तो वह हैरान रह गया। उसने एक बार फिर सातों कंकालों पर कई बार वार किया, बिना उनके हमला करने का इंतजार किए, और उनकी हड्डियों को हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन फिर भी उन कंकालों की हड्डियां एक बार फिर एक दूसरे से जुड़ गईं। ये देखकर लिन हाओ ने भौहें सिकोड़ लीं। इन कंकालों से निपटना उतना आसान नहीं था जितना ऊपर से लग रहा था। उसने उत्सुकता से उन 7 कंकालों को देखा जो एक बार फिर लिन हाओ पर अपने लंबे ब्लेड से उसे मारने के लिए झपट पड़े। जब उसने उन कंकालों पर ध्यान केंद्रित किया तो उसे हर कंकाल की छाती पर एक बहुत छोटी काली हड्डी दिखाई दी। ये हर कंकाल पर एक ही जगह पर थी जो बहुत अजीब लग रही थी। लिन हाओ ने अनुमान लगाया कि शायद ये काली हड्डी इन कंकालों का कमजोर बिंदु थी। एक बार फिर लिन हाओ के शरीर से एक भयानक तलवार निकली, जिसने हाथों में एक लंबा ब्लेड लेकर लिन हाओ की ओर झपटने वाले 7 कंकालों की गति को प्रभावित किया। लिन हाओ को इन कंकालों की परवाह नहीं थी। उसने अपनी आत्मा की ऊर्जा को अपनी काली तलवार की धार पर केंद्रित कर दिया और काली तलवार तुरंत नीली काली रोशनी से चमकने लगी। तलवार से एक ठंडी आभा फूट पड़ी और लिन हाओ की तलवार की मंशा के साथ मिलकर तेज ब्लेड जैसी हवा की एक लहर 3 दिशाओं में फैल गई। दानव वध तलवार, एक वार में राक्षसों का वध। नीली काली रोशनी से बना एक घुमावदार ब्लेड दिखाई दिया और कंकालों की ओर वार किया। जिस क्षण ये घुमावदार ब्लेड दिखाई दिया, एक तलवार की शक्ति जो ऐसा लग रहा था मानो वह सब कुछ काटना चाहती हो, उसमें से फूट पड़ी। शे किसी चीज के कटने की बहुत ही मधुर आवाज निकली और प्रकाश की वह घुमावदार किरण गायब हो गई। जिस क्षण वह प्रकाश गायब हुआ, हर कंकाल की छाती पर मौजूद काली हड्डी 2 टुकड़ों में कट गई। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि केवल काली हड्डी ही कटी हुई थी तथा कंकाल के शरीर पर कोई अन्य कट या खरोंच नहीं थी। जैसे ही उनकी काली हड्डियां 2 टुकड़ों में कट गईं, वे सातों कंकाल वहीं रुक गए और जमीन पर गिर पड़े। उनकी हड्डियां उनके शरीर से अलग होकर जमीन पर बिखर गईं। इन 7 कंकालों की कहानी लिन हाओ द्वारा यही समाप्त कर दी गई। लिन हाओ ने काली तलवार को वापस अपनी स्थानिक अंगूठी में रख दिया। फिर उसने मेज पर रखे सुनहरे सेब को देखा, एक गहरी सांस ली और उसके सामने पहुंच गया। उसने उत्सुकता से सुनहरे सेब को देखा और पाया कि यह सुनहरा सेब वास्तव में किसी ऐसी धातु से बना था जो बहुत कठोर थी। उसने सुनहरे सेब को अपनी जगह से नहीं हिलाया। सतर्क रहना लापरवाह होने से कहीं बेहतर है। वह मेज से दूर चला गया और इस जगह को उत्सुकता से देखने लगा तथा ये जानने की कोशिश करने लगा कि क्या किया जाए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। ध्यान देने लायक कुछ भी न पाकर वह एक बार फिर मेज के सामने आ गया।